चलो अब अगला डिस्कशन हमारा है टॉर्क ऑन मैग्नेटिक टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया, दो डिस्कशन कर चुके हैं। मूविंग चार्ज पे हम फोर्स निकाल चुके हैं और यह आया क्यू वी क्रॉस बी। और दूसरा हम बात कर चुके हैं करंट कैरिंग कॉइल पे अगर हमें निकालना है तो आई एल क्रॉस डी एल क्रॉस बी, ये एक एलिमेंट पे था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि करंट कैरिंग कॉइल, कॉइल मतलब क्लोज लूप, लूप क्लोज है और उस पर टॉर्क कितना आएगा। वैसे पहले हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बात कर रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में थोड़ी सी हिंट मिली थी कि टॉर्क का रोल तो आएगा, तो हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो हम ये समझने के लिए एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लेते हैं, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। अब देखते हैं इस पे टॉर्क कितना आएगा। तो करंट इस पे इस तरह इस तरह इस तरह। ठीक, हम किसी भी जनरल एंगल के लिए बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस से किसी भी थीटा एंगल पे इस पे टॉर्क चेक करेंगे। तो थीटा एंगल पे टॉर्क बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे घूम जाएगी। कोशिश करिएगा थोड़ा 3D सा फील हो। ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और कॉइल हमारी थीटा घूम गई। कॉइल हमारी पहले इस प्लेन में थी, अब प्लेन के साथ एंगल बना रही है, मान लेते अल्फा। ये एंगल अल्फा बन रहा है। अब हम इस पे टॉर्क चेक कर रहे हैं तो हमें अलग अलग चारों वायर्स पे, एक फोर्स इस पे आएगा, एक इस पे आएगा, एक इस पे आएगा, एक इस पे आएगा, इन चारों पे हमें फोर्स चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का कलर चेंज कर देता हूं। अब देखिएगा, इस पे अगर करंट, इस वाले वायर पे करंट इधर होता, इस वाले पे करंट नीचे होता, इस वाले पे करंट इधर होता, इस वाले पे करंट ऊपर होता। अब हमें फोर्स पता करना है कि किस पे फोर्स कितना आएगा। आई नीचे, बी इधर, और आई और बी आपस में परपेंडिकुलर है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, इस पे आएगा हमारा डॉट। सोचिए, आई और बी परपेंडिकुलर हमारी तरफ, आई और बी परपेंडिकुलर है, लेकिन इस पे आएगा क्रॉस। और अगर ये लेंथ L है, ये बेस B है, तो ये फोर्स लेंथ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो ये वाला फोर्स जो भी होगा BIL हम सीधे लिख सकते हैं। दोनों जगह फोर्स बराबर आए। अब जरा हम देखते हैं इस पे फोर्स कितना आएगा। तो इमेजिन करिए करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये ऊपर आएगा F डैश, और बिकॉज ऑफ सिमेट्री ये नीचे आएगा F डैश। तो दिख रहा है नेट फोर्स तो इस पे 0 है। F डैश और F डैश कट गए, F और F कट गए, ये डॉट है, ये डॉट है, और ये वाला क्रॉस है। तो डॉट और क्रॉस कट गए, ये दोनों कट गए। अब मेन हमें ये देखना है कि टॉर्क कौन देगा, और टॉर्क तो समझ में आ रहा है कोई ना कोई तो देने वाला है। ये दोनों, ये इधर है, ये अंदर है, तो इसका टर्निंग इफेक्ट आएगा, तो ये इसको टर्न करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और टर्निंग इफेक्ट समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसका टॉप व्यू बना लेते हैं। मींस यहां से देखते तो हमें कैसे दिखता, यहां से देखते तो ये वायर हमें ऐसे दिखता, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिखता। यहां से देखते तो वायर हमें ऐसे दिखता। लेंथ कितनी होती वायर की, B। इस पे ये वाला फोर्स
जो इस तरफ है वो हमें यहां दिखता, ये वाला फोर्स हमें यहां दिखता। ये दोनों तो टर्निंग इफेक्ट देंगे नहीं क्योंकि दोनों सेंटर से पास हो रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं तो इन दोनों का तो टॉर्क कट गया, जो आएगा इन दोनों का आएगा। और ये फोर्स कितना है, BIL, BIL, लेंथ L, करंट I, मैग्नेटिक फील्ड B, और ये वाला एंगल कितना है, अल्फा। तो टॉर्क कितना आया, तो टॉर्क नेट हमारा आया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच का, कपल बन गया। BIL परपेंडिकुलर डिस्टेंस है B cos अल्फा, B का cos अल्फा इनके बीच का डिस्टेंस है। तो क्यों ना BI अलग कर दूं, L और B को एरिया लिख सकता हूं, L और B का प्रोडक्ट इस कॉइल का एरिया है इनटू cos अल्फा। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, हम जानते हैं टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पे भी वेक्टर्स होने चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर ये है, एक एरिया वेक्टर है, और दोनों वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पे एक वेक्टर चाहिए, तो कंफर्म वो एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा, डॉट तो हो नहीं सकता, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और बड़ी अच्छी बात है, ये जो cos अल्फा है, समझिए अल्फा प्लेन और इसके बीच का एंगल है। मतलब अगर मैं इस पर नॉर्मल डालूं तो दरअसल एरिया वेक्टर आता ये, सोचो ये कॉइल हमारी इस तरह है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे है, पहले ये ऐसा था, हमने टॉप से देखा, ये कुछ कॉइल ऐसे दिख रही है, ठीक है, एक फोर्स इस पे नीचे लग रहा है इस तरह, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, और ये ऐसे टर्न कर रही है, तो इसका एरिया वेक्टर यहां है, और एरिया वेक्टर यहां पे है। तो जरा देखिएगा, अगर मैं एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को थीटा लेता, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर थीटा होता तो अल्फा ही 90 माइनस थीटा है, तो इसी का अगला स्टेप मैं लिख सकता हूं BIA साइन थीटा, और अब थीटा एरिया और बी के बीच का एंगल है, तो क्यों ना इसे I टाइम्स एरिया और बी का क्रॉस बना, I बाहर लिया, BA साइन थीटा, मतलब A क्रॉस B। हाँ, ये B क्रॉस A भी हो सकता था, A क्रॉस B भी हो सकता था, इनमें से कौन सा है वो हमें कॉमन सेंस सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा फॉर्मूला बनाने के लिए B को बाद में रखना चाह रहे हैं, तो हम एरिया वेक्टर इस तरह चुन रहे हैं कि A क्रॉस B की डायरेक्शन रोटेशन की डायरेक्शन हो। तो देखिएगा, एरिया वेक्टर हमारा इधर है उस फिगर में, B हमारा इधर है, A क्रॉस B करने पे, A क्रॉस B करने पे टर्निंग टेंडेंसी ये है, टॉर्क अंदर है, टर्निंग टेंडेंसी ये है A क्रॉस B की, और वही एक्चुअली टर्निंग टेंडेंसी थी। तो अगर जैसा एरिया वेक्टर मैंने बनाया है वैसे ही बनाऊंगा तो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल सही आएगा, टॉर्क की डायरेक्शन मैच करेगी। और अब जरा सोचिए, एरिया वेक्टर यहां से देखें तो इसका एरिया वेक्टर ये है, और एरिया वेक्टर, अब ये हमारी कॉइल थी, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है, और प्लेन के परपेंडिकुलर दो वेक्टर पॉसिबल है, एक बाहर एक अंदर। हम उनमें से कौन सा चुन रहे हैं, फिर से देखिए राइट हैंड थंब रूल, फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में कर्ल करिए, करंट ऐसा जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करिए, थंब की डायरेक्शन ही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। मतलब अगर करंट ऐसे जाता तो एरिया वेक्टर इसके अलोंग फिंगर कर्ल करिए, एरिया वेक्टर इसका क्रॉस है, और अगर इसी में ऐसे करंट आता तो इसका एरिया वेक्टर डॉट है। तो ये एरिया वेक्टर लेने का तरीका ये है। सिमिलरली एक कॉइल ऐसी है जिसमें करंट ऐसे है, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ठीक है। और हम आगे बात करेंगे कि इसका डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका एरिया वेक्टर सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, या इसकी वजह से एरिया वेक्टर निकालो, या इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट निकालो, सभी की डायरेक्शन ऐसे ही निकलेगी राइट हैंड थंब रूल से।
मतलब फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में कर्ल करिए, थंब की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी। तो दरअसल इस प्लेन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन थी, ये और ये। कौन सी वाली लेनी है? जो राइट हैंड थंब रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो कॉइल का एरिया वेक्टर हमने कौन सा लिया? ये कुछ ऐसे था, यहां से घूमना है, तो हाथ हमने ऐसे घुमाया इस तरह, थंब की डायरेक्शन अंदर आई, तो यहां भी करंट ऐसा था, हाथ ऐसे घुमाया, थंब की डायरेक्शन ये आई। और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अपने आप ही वो साइन थीटा बन गया, और ये ए क्रॉस बी। ठीक है, ये छाप लो, ये स्कूल में पूछा जाता है। तो ऐसे ही लिखना होता है, एक फोटो ऐसा बनाते हैं, एक फोटो ऐसे बनाते हैं। अभी काम पूरा नहीं हुआ, मैं इसके बाद इसको और इंटरेस्टिंग बनाने वाला। टॉर्क आया हमारा एरिया वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, अब जरा सोचिएगा, इसी में इफ कॉइल हैज n टर्न्स, ये n टर्न्स का मतलब है कि हमने एक कॉइल ऐसे भेजी, फिर एक और उसी पे लपेट दी, एक और लपेट दी, एक और लपेट दी, एक और लपेट दी। तो जब आप बहुत सारे टर्न्स इसमें कर दोगे इस तरीके से, तो इमेजिन करिए कि उतनी बार करंट पास होगा, उतनी बार करंट पास होगा, तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स भी BIL ना होके n टाइम्स BIL होगा, और यहां जो क्रॉस लग रहा है वो भी BIL ना होके n टाइम्स BIL होगा। तो ये फोर्स n गुना आएगा, तो हमारा टॉर्क भी n गुना आ जाएगा। करंट कहां चला गया मेरा? वापस आ गया। ठीक है, I टाइम्स A क्रॉस B था, n टर्न्स होते तो n टाइम्स I A क्रॉस B। ठीक है, तो अगर कॉइल के टर्न्स होते तो हम टॉर्क अच्छा खासा बढ़ा लेते। इसीलिए जितनी भी रोटेटिंग कॉइल्स हैं, चाहे वो मैग्नेट की बात कर रहे हो, ठीक है, या किसी एक्सपेरिमेंट में कहीं हमें टॉर्क चाहिए हो, तो हम हमेशा क्या करते हैं, सिंगल कॉइल से जो करंट है, एक तो तरीका था कि आप जैसे 10 गुना फोर्स चाहिए तो करंट को 10 गुना कर दो, 100 गुना चाहिए तो करंट को 100 गुना कर दो, लेकिन 100 गुना करंट शायद ये कॉइल झेल ना पाए और कॉइल पहले ही जल जाए। इसीलिए हम करंट को 100 गुना नहीं करते, हम इसके टर्न 100 गुना कर देते हैं, सो दैट एक कॉइल से तो करंट उतना ही गया, लेकिन टॉर्क आपको 100 गुना मिल गया। तो शायद समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ टर्न्स क्यों बढ़ाते हैं। करंट बढ़ाना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि वायर हमारा जल जाएगा। ठीक है, वायर झेल नहीं पाएगा उतना करंट, तो हम क्या करते हैं, करंट वही रखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ये आपको कुछ देखा देखा लग रहा होगा। ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म फील्ड में कुछ रखा है, यूनिफॉर्म फील्ड में कुछ रखा है, उस पर फोर्स 0 है, लेकिन टॉर्क आ रहा है, और टॉर्क आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट में। सोचो क्या है, सोच लिया होगा शायद। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की एनालॉजी है। इसमें भी क्या हुआ था, एक इस पे QE फोर्स आया, एक इस पे QE फोर्स आया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने L का साइन थीटा, तो टॉर्क आया था हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का साइन थीटा, और Q इंटू L को P लिखा, P साइन थीटा, और चूंकि ये एक वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होना चाहिए, तो P क्रॉस E। दो ऑप्शन थे, E क्रॉस P, P क्रॉस E, लेकिन P क्रॉस E करने पे टॉर्क हमारा सही आ रहा है, तो हमने ये P क्रॉस E लिखा था। एनर्जी इसकी माइनस P डॉट E आई थी, और अगर ऑक्सीलेशन करता तो 2 पाई अंडर रूट I बाय PE, ये टाइम पीरियड बना था। और ये एक हद तक वही तो हो रहा है कि ये जब हमने एक कॉइल बनाई तो इस पे नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स इस पे भी 0 था, इस पे टॉर्क आया समथिंग क्रॉस बी, इस पे भी टॉर्क समथिंग क्रॉस बी। ठीक है, और चूंकि इतनी ज्यादा एनालॉजी है, तो हम क्यों ना इसे पूरे को एक नया टर्म नाम दे दें, M क्रॉस B, और ये M क्या हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इसकी डायरेक्शन क्या है, एरिया वेक्टर के पैरेलल। इसकी डायरेक्शन क्या थी, लेंथ के पैरेलल, नेगेटिव से पॉजिटिव लेंथ के पैरेलल थी।
लेकिन इसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर के पैरेलल है। एरिया वेक्टर दो बनते, कौन सा वाला लेंगे? जिसे राइट हैंड थंब रूल फेवर करेगा। तो जो कुछ देर पहले मैं कह रहा था कि मैग्नेटिक मोमेंट इज पैरेलल टू एरिया, वो यही बात थी। हां, अब जरा सोचिए कि डाइपोल मोमेंट में डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो आता है 2kp/r³ एक्सिस पे। एक्सिस पे डाइपोल के पैरेलल फील्ड आता है दोनों जगह, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डाइपोल। ऐसे ही इसमें जब हम निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस विल बी पैरेलल टू मैग्नेटिक मोमेंट। इसीलिए जो राइट हैंड थंब रूल है, चाहे बी के कैलकुलेशन की बात करें, चाहे एम के कैलकुलेशन, चाहे एरिया वेक्टर, सब में सेम आएगा। इसीलिए हमें अलग अलग रूल याद नहीं करने पड़ेंगे। तो बस हमारा कंक्लूजन क्या आ गया? मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू NIA, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, और नंबर ऑफ टर्न्स समझ में आ गया होगा। ये आप चाहें तो ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं। देखिएगा, एक टर्न अगर होता, एक टर्न होता, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट अंदर होता, I इंटू एरिया, इसका M वेक्टर आता अंदर। एक और टर्न होता तो उसका एरिया वेक्टर भी उधर है, तो 2 बार। 3 टर्न्स होते 3 बार, n टर्न्स होते n बार। तो दरअसल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि n बार मैग्नेट बनी थी या n कॉइल बनी थी, सभी का मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में था, इसीलिए n टाइम्स मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल कॉइल। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ये है। दिस Ni टर्म इज कॉल्ड एम्पियर टर्न्स, और नाम समझ में आ रहा है, एम्पियर मतलब I, टर्न्स मतलब n। तो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू कॉइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इसकी यूटिलिटी काफी अच्छी है। तो शुरू से मैं डिफाइन कर रहा हूं, हमने क्या किया, हमने सोचा कि अगर किसी कॉइल को किसी एंगल अल्फा पे रखते, तो हमने क्या किया, कॉइल का प्लेन अल्फा पे रखा है, तो नॉर्मल कॉइल का 90 माइनस अल्फा पे, तो हमने प्लेन को अल्फा पे रखा, टॉर्क देखा, तो टॉर्क आया हमारा सिर्फ इस पे, और इस पे जो फोर्स आए उनकी वजह से इनका कट गया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास हो। इनका देखा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से नहीं दिख रहा था। टॉप व्यू जब देखा हमने इस पर्सन के रिस्पेक्ट में, व्यू ऐसा आया, BIL BIL, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो वो BIL इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस B cos अल्फा, L और B मिलके एरिया बन गए, ये cos अल्फा था। लेकिन हम अल्फा को 90 माइनस अल्फा से 90 माइनस थीटा से रिप्लेस किए, क्योंकि हम चाह रहे थे एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल मिले। प्लेन और बी के बीच का एंगल अल्फा है, एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल 90 माइनस अल्फा है, इसीलिए कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया और ये क्रॉस में कन्वर्ट हो गया। अब ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, वो हमने अंदाज लगाया कि हमने एरिया वेक्टर राइट हैंड थंब रूल से लिया, और ए क्रॉस बी करने पे टॉर्क आ गया, तो हमारा सही है। फिर से फॉर्मूले में बी बाद में आया, ठीक है। 3 फॉर्मूले देख चुके हैं, V क्रॉस बी, I L क्रॉस बी, और तीसरा हमारा I A क्रॉस बी। ये तो पक्का था, इससे ही ये डिराइव हुआ है, तो ये तो कोई अलग नहीं है, ये तो एक ही फॉर्मूला है। ये हालांकि अलग था, लेकिन इसमें भी बी बाद में आया। तो जितने भी फॉर्मूले हैं सभी में हमारा बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में पीछे आ रहा है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि किसी भी कॉइल पे टॉर्क कैसे लगता है। रेक्टेंगुलर कॉइल का प्रूफ है, ठीक है। अब जो हमने टॉर्क निकाला, थोड़ा और समझ लेते हैं इसको। ये हमारा आया M क्रॉस B, और ये टॉर्क की डायरेक्शन कैसी है? इट ट्राइज टू अलाइन M वेक्टर पैरेलल टू B वेक्टर। ये M वेक्टर को B वेक्टर के पैरेलल अलाइन करने की कोशिश करता है। इसको समझने के लिए हमें M वेक्टर को थोड़ा और अच्छे से समझना पड़ेगा। तो M वेक्टर को समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मान लो ये कोई कॉइल होती, इसकी एनालॉजी समझ रहा हूं कि ये एक बार मैग्नेट की तरह है, और इसकी एनालॉजी इसकी तरह है। तो ये वाला और ये तीनों रफली सेम है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे हम इसकी बनाते,
हालांकि अभी पढ़ा नहीं है हमने, लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी ऐसी दिखेंगी, इसकी भी ऐसी दिखेंगी, और यहां भी बाहर बाहर लाइंस बनाते ऐसी तो दिखती। ठीक है, अंदर लाइंस डिफरेंट होंगी, इन दोनों में बिल्कुल एनालॉजी है। यहां अंदर लाइंस के एरो पलट जाएंगी, ये हम आगे बात करेंगे इस बारे में, ठीक है, अगली क्लास में। तो लेकिन फिलहाल इतना समझिए कि बाहर लाइंस इसकी जैसी थी वैसी इसकी है, वैसी इसकी, जैसी इसकी थी वैसी इसकी, देखिए अंदर आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या बहुत बड़ा अंतर है कि यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां डिसकंटिन्यूअस हो गई, देखिए अंदर आ रही थी, अचानक खत्म हो गई, यहां अचानक से पैदा हो रही है, अचानक से खत्म हो रही है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई सोर्स या सिंक नहीं होता, इसमें पॉजिटिव चार्ज हमारा सोर्स है, नेगेटिव चार्ज हमारा सिंक है, इसमें कोई सोर्स या कोई सिंक नहीं है। जैसे प्लस माइनस सेपरेट किए जा सकते हैं वैसे यहां सेपरेट नहीं किए जा सकते, क्योंकि सेपरेट कर देते तो आपका सोर्स सेपरेट हो जाता, लेकिन यहां सोर्स और सिंक का कोई मीनिंग नहीं है लाइंस के लिए। ठीक है, और शायद चूंकि सोर्स और सिंक सेपरेट नहीं कर सकते, ये भी हम बात करेंगे, लेकिन शायद आपको ये हिंट मिल गई होगी कि ये क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर मैं इसमें गॉस लॉ डिफाइन करता तो ये हमेशा जीरो आता। ठीक है, याद करिए मैंने गॉस लॉ में पढ़ाया था कि अगर आपने गॉसियन सरफेस ये ले ली तो सिर्फ लाइंस बाहर ही निकल रही हैं, फ्लक्स पॉजिटिव है, ऐसी ले ली तो फ्लक्स नेगेटिव है, ऐसी ले ली तो फ्लक्स पॉजिटिव है, ऐसी ले ली तो फ्लक्स जीरो है। लेकिन यहां आप कैसी भी सरफेस बनाओ, हर वो लाइन जो अंदर आएगी बाहर निकलेगी। यहां भी बनाते, हर वो लाइन जो अंदर आई बाहर निकली। ठीक है, तो फिलहाल हालांकि हम ये नहीं पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ ये समझने वाले हैं कि इट इज वेरी मच सिमिलर टू अ बार मैग्नेट, जिसका साउथ पोल इस तरफ है, नॉर्थ पोल इस तरफ है, और इसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मींस साउथ पोल की एनालॉजी नेगेटिव है, नॉर्थ पोल की एनालॉजी पॉजिटिव। ठीक है, तो आप इसको एक बार मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हो कि ये अपने आप में एक बार मैग्नेट है। कौन सी? ये, इसकी फील्ड लाइन और बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस रफली सेम है। ठीक है, वही जो डाइपोल की लाइंस थी, बाहर डाइपोल की लाइंस सेम है, अंदर डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की लाइंस बदल गई थी। ठीक, तो फिलहाल मेरा आपको समझाने का एम था कि बार मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ। ये हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, बार मैग्नेट। ठीक है, तो साउथ से नॉर्थ इस बार मैग्नेट की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या है, तो ऐसे राइट हैंड थंब रूल, एरो, इसका मतलब इसका ये पार्ट, पीछे का पार्ट साउथ है, आगे का पार्ट नॉर्थ है। जहां से लाइंस बाहर निकलती हुई फील हो रही हैं वो नॉर्थ है, जहां पे लाइंस गिरती हुई फील हो रही हैं वो साउथ है। इसीलिए अगर लाइंस ऐसी हैं तो यहां पे क्रॉस सेक्शन से देखें तो ये वाला बंदा ये कहेगा कि ये वाला नॉर्थ पोल है, ये लाइन पे, ये कहेगा कि ये नॉर्थ है। यहां से ये बंदा ये कहेगा कि ये लाइंस अंदर जा रही हैं तो ये साउथ है। तो हर जगह नॉर्थ साउथ मौजूद है, हर पॉइंट पे नॉर्थ साउथ मौजूद है। ठीक है, इसीलिए ज्यों ही बार मैग्नेट को हम कट करते हैं ये दो मैग्नेट में टूट जाता है, कुछ इस तरह, क्योंकि आप सोर्स और सिंक सेपरेट कर ही नहीं सकते थे। कम से कम अभी तक तो यही है कि अभी तक मैग्नेटिक मोनोपोल्स का कोई प्रूफ नहीं मिला है, इवन कोई एग्जांपल भी नहीं मिला है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी जितना है मैग्नेटिक डाइपोल ही होते हैं हमेशा, इसीलिए यहां डाइपोल इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें जो हम स्टडी कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली डाइपोल्स की ही करेंगे, क्योंकि मोनोपोल्स तो है नहीं। चलो, तो उम्मीद है ये एनालॉजी समझ में आ गई होगी। अगर ये एनालॉजी समझ में आ गई है तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, चलो समझने की कोशिश करना, बताना इसमें।
ये अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी। इन पर रफली फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। चौथा, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। फोर्स एंड टॉर्क। तो आप इन सभी में एनालॉजी सोचते हुए सिर्फ आपको फोर्स की डायरेक्शन बतानी है कि इन पे फोर्सेस कैसे आएंगे। ठीक है, सोचने की कोशिश करो, पॉज करो वीडियो को और अपने हिसाब से सभी को सोचो कि किस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी। तो चलो देखते हैं। इस वाले पे ये इस तरह, तो मैं इसको बनाता तो ये कुछ नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ ऐसे बनता, और ऐसे मैग्नेट अगर रख देते तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती। और यहां से देखिए ये थंब इधर है, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, ये रिपेल करेंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में कॉइल हैं तो रिपेल करेंगी। क्यों? नॉर्थ नॉर्थ सामने आ गए। ठीक है, सेम पोल सामने आ गए, यहां अपोजिट पोल्स हैं, अट्रैक्ट करेंगी। यहां समझने के लिए तो इसका नॉर्थ, इसका साउथ, और इसका ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ये समझ पा रहे हो? ये नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे। ठीक है, अब हम देखें तो इस पे, तो इस नॉर्थ ने इस नॉर्थ को रिपेल किया, नॉर्थ ने इस साउथ को अट्रैक्ट किया, इस साउथ ने इस नॉर्थ को अट्रैक्ट किया, लेकिन थोड़ा कम क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, इस साउथ ने इस साउथ को रिपेल किया। अब इन सब का रिजल्टेंट देखें तो हॉरिजॉन्टल में तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इन सब का रिजल्टेंट, इसका हॉरिजॉन्टल और इसका हॉरिजॉन्टल कट गया, इसका हॉरिजॉन्टल इसका हॉरिजॉन्टल कट गया। नेट इस पे जो फोर्स आएगा वो ऊपर फोर्स आएगा। ठीक है, तो चार फोर्स बना के देखिए बिल्कुल प्रॉपर इत्मीनान से, आपको समझ में आ जाएगा कि इसने इस पे फोर्स ऊपर लगाया तो इसने इस पे फोर्स नीचे लगाया। यहां देखें तो ये कुछ और नहीं, नॉर्थ पोल हमारी तरफ, साउथ ये, और ये तो नॉर्थ साउथ था ही, रिपेल करेंगे। अगले में, अब ये एक पोल की तरह नहीं है, ये करंट कैरिंग वायर है, तो हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड पता है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? नीचे। ठीक है, अब ये खुद एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट जिसका नॉर्थ अंदर है, साउथ इधर है, तो इसके लिए हमें थोड़ा 3D फिगर टाइप की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैंने ऐसी बना दी, ये मेरी क्रॉस लाइंस हैं, क्रॉस लाइंस, और ये मेरा नॉर्थ, ये मेरा साउथ। सोचो ये ऐसे है, अंदर जा रहा है तो नॉर्थ अंदर है, साउथ हमारी तरफ है, तो इसी पूरे फिगर को थोड़ा रोटेट करो, ऐसे दिखता, तो नॉर्थ पे धक्का इधर लगता, साउथ पे धक्का इधर लगता। ठीक है, तो नॉर्थ पे अंदर की तरफ, साउथ पे इस तरफ, तो नेट फोर्स हमारा, एक्चुअली ये थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि ये 3D में बनेगा, तो मैं इसको प्रॉपर बना ही देता हूं। छोड़ो, यहां से देखो, बशर्ते हमें इसकी लाइंस पता हो कि सर्कुलर होती है, इसकी लाइंस आपको पता होनी चाहिए कि सर्कुलर होती है, तो वहां से देखते तो करंट कैरिंग ये वाला वायर ऐसे दिखता। ठीक है, और इसका हमने बार मैग्नेट बना लिया। सोचो ये कॉइल का नॉर्थ और साउथ, ये इसका नॉर्थ और साउथ है, तो ये हमारी हो गई कॉइल की बार मैग्नेट।
ये हमारा करंट कैरिंग वायर, लाइंस ऐसी, और इसकी फील्ड लाइंस कुछ ऐसी थी। ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इसकी फील्ड लाइन पता है, ठीक। अब देखिएगा, अगर फील्ड लाइन ऐसी है तो फोर्स कैसे आएगा, तो नॉर्थ और साउथ, तो ये कुछ इस पॉइंट पे फील्ड लाइन ऐसी सर्कुलर है तो ऐसे कुछ बनेगा। नॉर्थ पे जो धक्का लगेगा, नॉर्थ पे जो धक्का लगेगा और जो साउथ पे जो धक्का लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल धक्का लगेगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल फोर्स आता है, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल फोर्स आता है। वैसे ही फील्ड लाइन अगर हमारी इस तरह है तो पॉजिटिव पे पैरेलल और नेगेटिव पे एंटी पैरेलल, ये, और इन दोनों का ये वाला कंपोनेंट तो कट गया, नेट रिजल्टेंट नीचे आएगा। इसका मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि हमें इसकी लाइंस याद रखनी पड़ी। और लाइंस का बस आप ये समझिए, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दी गई हैं, ये बार मैग्नेट ऐसे दी गई है साउथ और नॉर्थ, तो नॉर्थ पे इसके पैरेलल फोर्स आएगा, साउथ पे इसके एंटी पैरेलल आएगा, ये, और रोटेशन की टेंडेंसी ऐसी होगी। तो नॉर्थ पोल बी के पैरेलल जाएगा, साउथ पोल बी के एंटी पैरेलल फोर्स लगेगा, इससे कपल आ जाएगा या टॉर्क की डायरेक्शन आ जाएगी। वही मैंने यहां किया। यहां फील्ड लाइन ऐसी थी, नॉर्थ पे फील्ड लाइन के पैरेलल, साउथ पे फील्ड लाइन के एंटी पैरेलल, तो इनका वर्टिकल कंपोनेंट तो कट जाएगा लेकिन हॉरिजॉन्टल ऐड हो जाएगा, मतलब ये इस कॉइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। चलो लास्ट पार्ट, और ये भी हमारा टॉप व्यू है। ये ऐसे करते तो नॉर्थ अंदर है, इसका नॉर्थ हमारी तरफ है, तो इसका साउथ इधर है, नॉर्थ अंदर है, इसका नॉर्थ हमारी तरफ, साउथ ऐसा। तो इसको अगर हम 3D फिगर में थोड़ा सा देखें तो यहां से देखते हैं टॉप व्यू, यहां से देखते तो हमें ये वाली कॉइल कैसे दिखती, नॉर्थ अंदर, साउथ ही। ये वाली कॉइल कैसे दिखती, साउथ ही, ठीक। ऐसे सोच सकते हो एक्स वाई जेड, तो ये एक बार मैग्नेट की तरह होता, ये एक ऐसे बार मैग्नेट की तरह, ऊपर से देखा ये कुछ ऐसे दिखे, और ऐसे दिखे तो नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, लेकिन डिस्टेंस बड़ा है तो फोर्स कुछ कम आएगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, फोर्स कुछ कम आएगा। और इनका रिजल्टेंट समझ में आ रहा है कि कैसे आएगा, इस तरह अट्रैक्टिव। क्यों, वर्टिकल तो कट गए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट समझ में आ रहा है कि साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है और ये फोर्स बड़ा है, नॉर्थ नॉर्थ को जो रिपेल कर रहा है वो फोर्स वैसे ही छोटा था, ऊपर से उसका एक कंपोनेंट आएगा और छोटा आएगा, तो नेट फोर्स अट्रैक्टिव होगा। तो ये पूरा डिस्कशन ये फील कराने के लिए कि ये आपकी करंट कैरिंग कॉइल है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। इसीलिए हम इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट आगे डिफाइन करेंगे, इसके भी मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, एरिया। और इनमें एरिया बढ़ाना मुश्किल है क्योंकि जितना बड़ा एरिया कॉइल उतनी बल्की हो जाएगी, उतना बड़ा आपका कॉइल बनेगा। करंट बढ़ाना मुश्किल है, ज्यादा बड़ा करंट रखना मुश्किल है, कॉइल हिल नहीं पाएगी। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स ये हम अच्छे खासे बढ़ा लेते हैं। तो इवन पंखे की वाइंडिंग या मोटर की वाइंडिंग, उनमें 1000 के ऑर्डर के टर्न्स होते हैं, मतलब 1000 बार पतले टर्न्स कर देते हैं, सो दैट टॉर्क अच्छा खासा मिल जाए। मींस जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाओगे उतना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। चलो अब अगला डिस्कशन हमारा है कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। डायरेक्शन तो हम समझ गए हैं, हालांकि हमने रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए निकाला है। तो पहला हम बात करते हैं किसी भी कॉइल के लिए, प्लेनर कॉइल।
प्लेनर कॉइल, जैसे मान लीजिए मुझसे कहा जाए कि इसका आंसर कितना आएगा। अब हमने तो आंसर रेक्टेंगल का निकाला है कि रेक्टेंगल के लिए हम बात कर सकते हैं कि I टाइम्स एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, ये मैग्नेटिक मोमेंट। अब समझने की कोशिश करिए, अगर हमसे पूछा होता बताओ इसका कितना होगा। अब ये तो रेक्टेंगल है नहीं, लेकिन अब जरा समझने की कोशिश करिए कि हम क्या करें। यहां से एक एज्यूम कर लें करंट ऐसा है, एक करंट एज्यूम कर लें ऐसा है। देखिए जीरो करंट पे एक प्लस और माइनस करंट एज्यूम किया जा सकता है, बिल्कुल। और अब जरा सोचिए, एक कॉइल हमारी ये कंप्लीट हो गई, देखो एरो बिल्कुल मैच कर रहे हैं। एक कॉइल हमारी ये कंप्लीट हो गई, इसके एरो मैच कर रहे हैं। इसका मैग्नेटिक मोमेंट अंदर, इसका मैग्नेटिक मोमेंट अंदर, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 I टाइम्स एरिया 1, इसका मैग्नेटिक मोमेंट I टाइम्स एरिया 2, और नंबर ऑफ टर्न्स तो दोनों में सेम आएंगे। और चूंकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका भी अंदर इसका भी अंदर, दोनों का क्रॉस है, तो हम सीधे ऐड कर सकते हैं IN कॉमन, A1 और A2 डायरेक्ट ऐड हो गए, तो ये IN टाइम्स एरिया ये आ गया। और अब जरा सोचिए कोई आर्बिट्रेरी कॉइल होती ऐसे, ठीक है, किसी भी शेप की हो सकती ऐसे, तो भी तो हम इसको छोटे छोटे कई रेक्टेंगल में तोड़ सकते हैं। देखो ऐसे कई रेक्टेंगल में एज्यूम कर लो, करंट जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो एक कॉइल ऐसी बन गई, एक कॉइल ऐसी बन गई, एक कॉइल ऐसी बन गई, तो ढेर सारी कॉइल बन जाएंगी। ठीक है, मैं इसको तोड़ के ही दिखा देता हूं कि इसको हम तोड़ते मान लीजिए 1 2 3 इनमें, तो हम क्या सोचते कि यहां से करंट ऐसे जा रहा, ये हमें पता है करंट ऐसे जा रहा, तो हम ये इमेजिन करते कि एक लूप ऐसी है, एक लूप इमेजिन करते ऐसी है, एक लूप इमेजिन करते ऐसी है, एक लूप इमेजिन करते ऐसी है, तो कई लूप में टूटता, इसका आई एरिया, इसका आई इंटू एरिया, आई इंटू एरिया, आई इंटू एरिया, आई सब में सेम है, आई कॉमन, A1 A2 A3 A4। और चूंकि हम किसी भी सरफेस को, किसी भी प्लेन को हम कई छोटे छोटे रेक्टेंगल में तोड़ सकते हैं, और चूंकि कई छोटे छोटे रेक्टेंगल में तोड़ सकते हैं, तो इस वाले लॉजिक को जनरलाइज करके हम किसी भी कॉइल के लिए लिख सकते हैं कि किसी भी प्लेनर कॉइल का आंसर n टाइम्स I A आएगा। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। इसके टोटल टर्न्स कितने हैं? I इंटू एरिया वेक्टर, और ये प्लेन है और इसका आंसर क्या आया? क्रॉस। तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्रॉस या डॉट वो हम करंट से निकाल लेंगे। ठीक है, ये इसका प्रूफ था। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आया हमारा कॉइल लेकिन नॉन प्लेनर। अगर हमारी कॉइल एक सिंगल प्लेन में नहीं होती, जैसे सोचो कॉइल होती ऐसे, ये समझाने के लिए मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूं सो दैट आपको कॉइल समझ में आए। मतलब थी ऐसी रेक्टेंगुलर, हमने बीच में से इसको तोड़ी और ऐसे कर दी, तो हमने कुछ इसको ऐसे बना दिया, इस तरह की कॉइल। अब हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। हमने तो प्लेन के लिए आंसर निकाला है, इसके लिए आंसर कैसे निकालें? सिंपली डिवाइड एंड रूल। ये पूरा तो एक सिंगल प्लेन है ना, तो आप सिंपली इसको क्या करिए कि यहां से एक करंट एज्यूम करिए, इस तरफ है, एक करंट एज्यूम करिए इस तरफ, इस फिगर को ऐसे एज्यूम कर लीजिए। सोचिए करंट तो जा तो ऐसे ही रहा था, हमने क्या किया, बीच में से एक प्लस और माइनस मान लिए, खाली जगह में दो करंट मान लिए प्लस और माइनस। अब सोचिए ये x है, ये y है, ये z है। अब इस हिस्से का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा बनता, और जरा समझिए ये हमारा YZ प्लेन में है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर i कैप या माइनस i कैप आएगा।
और दिख रहा है एरो से माइनस आई कैप। ये हमारा एक्स जेड प्लेन में है, देखो। तो इसका आंसर एक्स जेड प्लेन, तो या तो आंसर आएगा जे कैप या माइनस जे कैप, और ये समझ में आ गया कि कितना है माइनस जे कैप। तो इसको हम कैसे निकालते, तो आपको डायमेंशन दी गई होंगी, तो मान लीजिए ये लेंथ ए दी है, ये लेंथ बी दी गई है, ये लेंथ सी दी गई है। तो ये वाला वेक्टर ए इंटू बी, एन आई ए बी, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एन आई ए बी माइनस आई कैप प्लस एन आई इसका एरिया सी इंटू बी और डायरेक्शन माइनस जी। दिस इज टोटल एम वेक्टर। मतलब अगर कॉइल हमारी सिंगल प्लेन में नहीं है तो हम उसको अलग अलग प्लेन में तोड़ देंगे, इस प्लेन का अलग, इस प्लेन का अलग, और फाइनली चूंकि वेक्टर्स हैं दे कैन बी एडेड, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। और इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो एन आई कॉमन लो, ए बी माइनस आई कैप, बी सी माइनस जे कैप, ये अभी भी इसका एरिया वेक्टर ही तो लिखा है, क्योंकि एरिया वेक्टर भी हमें ऐसे करके लेना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर आया। अगर नॉन प्लेनर है तो क्या करेंगे, प्लेनर है तो क्या करेंगे। तो प्लेनर का सिंपली एन आई है, नॉन प्लेनर सिंपली डिवाइड करो, अलग अलग प्लेन में तोड़ दो, सभी प्लेन का आंसर निकालो और ऐड कर दो। ठीक है। तीसरा फॉर लूप। लूप की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए इसको, फॉर सोलेनॉइड कॉइल। परेशान मत होइएगा इस सोलेनॉइड टर्म से, ये जो ऐसी कॉइल होती है ना इसे सोलेनॉइड कहते हैं। ये हमारा सोलेनॉइड है, मतलब ढेर सारी लूप्स हैं, लेकिन अभी तक पिछले दो केस में क्या हो रहा था कि एक ही लूप पे टर्न्स थे, यहां टर्न्स मूव करते जा रहे हैं। पिछले केस में ये था टर्न्स एक ही जगह थे, अब क्या पहला टर्न इधर, अगला आगे खिसक गया, अगला आगे, अगला आगे, अगला आगे। तो यहां पे अगर निकालना होता तो ये भी बिल्कुल आसान। जरा इमेजिन करिए कि सभी के एम वेक्टर पैरेलल है, जो एम वेक्टर इसका है वही एम वेक्टर इसका, वही इसका। तो अगर इसके टर्न्स एन होते इनटू आई ए, ये बिल्कुल आसान सा आ जाता। इसी में अगर मैंने किसी तरह इस कॉइल को ऐसे बंद कर दिया होता, अब जरा समझिएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता। ये जो डार्क कर रहा हूं वो हमारी तरफ वाले पार्ट हैं, थोड़ा सा 3D सा फील हो जाए ये। अब इसका एम वेक्टर, इस वाले का एम वेक्टर इधर है, तो ये सोच पा रहे हो कि ये ढेर सारी कॉइल्स हैं ऐसी। अब इसका एम वेक्टर इस तरफ है, इसका एम इधर, इसका एम इधर, तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, शायद आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। देखिए एम वेक्टर, एम वेक्टर, एम, तो सभी के एम वेक्टर ऐसे घूम रहे हैं, बिकॉज ऑफ सिमेट्री नेट एम वेक्टर कट जाएगा। लेकिन इसी में अगर ये कॉइल कुछ ऐसी होती, इतनी, ठीक है, तो फिर से इसको अगर हम बनाते तो एम बाहर की तरफ, हमारी तरफ वाला ये है, ये, तो इसका एम वेक्टर इधर है, एम वेक्टर इधर, तो इसका एम इधर, इसका एम इधर, इसका एम इधर, एम इधर, एम इधर, एम इधर। तो यहां सभी के एम वेक्टर कुछ ऐसे बनते और सभी के एम वेक्टर ऐसे बनते, तो रिजल्टेंट कहां आता, इस तरफ। तो इन सभी एम वेक्टर को जोड़ने पर रिजल्टेंट यहां आता। अब यहां खास चीज यह है, यहां हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा, सभी वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे। यहां नहीं करना पड़ा, सभी वेक्टर कट गए। लेकिन यहां हमें सोचना पड़ेगा कि आखिरकार इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा कैसे। कि ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि ढेर सारे एम वेक्टर हैं, रिजल्टेंट इधर आएगा, रिजल्टेंट इधर आया, मतलब इट इज बिहेविंग लाइक दिस। ठीक है, यहां समझ में आया कि इसका एम वेक्टर दाएं तरफ है, इट इज बिहेविंग लाइक दिस। ये समझ में आया। ये जरा देखिए, ये इंटरेस्टिंग केस है। ये कुछ ऐसा है कि बार मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ आपस में चिपका दो,
इसके साउथ से ऐसे घुमा के नॉर्थ यहां चिपका दो, तो ये कुछ ऐसा बनता। रफली हो सकता है आप मैग्नेटिक फील्ड समझ पाए कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी थी, ऐसी, और इसी को अगर आपने घुमा दिया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिन करिए, इसी को ऐसे बंद कर दो। हम सीखेंगे आगे, चिंता मत करो, लेकिन कोशिश करिए थोड़ा सा आइडिया आपको पहले से रहे कि फील्ड लाइन कैसी बनने वाली है। इसकी फील्ड लाइन ऐसी, और इसकी फील्ड लाइन जरा समझिए, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो इसी को हमने मोड़ दिया तो लाइंस बनी साउथ पे गिरेंगी, ठीक है, ऐसी कुछ, ठीक है, कुछ ऐसी गिर जाएंगी, कुछ नहीं गिर पाएंगी, ऐसी। तो ये समझ, मैं बार मैग्नेट को ये, ठीक है, तो ये सोलेनॉइड कहते हैं इसे, इसे टॉरॉइड कहते हैं, इसे कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है, कर्व्ड सोलेनॉइड कह दो या हाफ टॉरॉइड कह दो, ठीक है। तो बेसिकली ये देखिए एक तरह से हॉर्स शू मैग्नेट की तरह है, ये हॉर्स शू मैग्नेट की तरह है। ये ज्यादा कुछ खास काम का नहीं दिख रहा है क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर नहीं है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कन्फाइंड है सिर्फ इतने रीजन में, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल बार मैग्नेट है। तो प्रैक्टिकली ये दो तो यूज होते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट और बार मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से ये कैसे बनाएंगे, ये मतलब ये अगर आपको बनाना है तो ये आयरन लीजिए, इस पे ऐसी ऐसी कॉइल लपेट दीजिए और कॉइल को बैटरी से कनेक्ट करिए, तो अपने आप एक नॉर्थ एक साउथ हॉर्स शू मैग्नेट बन जाएगा। ये बनाना है आपको तो एक आयरन लीजिए, आयरन के चारों तरफ ये लगाइए। हाँ, ये आयरन क्यों मैं दोनों जगह ले रहा हूं, ये आयरन क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड को कई गुना बढ़ा देता है। ये हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ेंगे कि आयरन यूज नहीं करते दोनों जगह, तब भी ये हॉर्सशू मैग्नेट होता, ये भी एक बार मैग्नेट होता, लेकिन उतना ताकतवर नहीं जितना कि आयरन कोर अंदर डाल दो। आयरन कोर अंदर डालने से मैग्नेटिक फील्ड 100-200 गुना ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। क्यों, कैसे, ये हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बस जितने भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेट देखेंगे सभी में आपको एक आयरन की वाइंडिंग, आयरन की एक सॉफ्ट आयरन कोर होगी, उस पर कॉइल ऐसे लपेटी गई होगी, ठीक है, जस्ट टू इंक्रीज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड हेंस मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इनकी, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसी बनेगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसी बनेगी। इसकी वजह से बनेगी उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो लाइंस उसी के अंदर ही है, तो लाइंस बाहर निकल नहीं रही है, तो नेबरहुड में ये मैग्नेटिक फील्ड इधर भी नहीं लगाएगा, इधर भी नहीं लगाएगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर है ही नहीं, तो ये हमारे कुछ खास काम का नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही काम का नहीं है, ये उस जगह काम आएगा जहां हमें कॉइल यूज करना है और हम नहीं चाहते उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर आए। जैसे मैग्नेटिकली सेंसिटिव चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं हार्ड डिस्क है जो कि ऑब्वियसली मैग्नेटिकली सेंसिटिव है, तो हार्ड डिस्क के नेबरहुड में कोई कॉइल आपको यूज करनी होती, ठीक है, इसे इंडक्टर कॉइल कहते हैं। तो एक कोई इंडक्टर कॉइल आपको यूज करनी होती, तो आप नहीं चाहेंगे कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाए, और लाइंस अगर बाहर नहीं जा रही है, आपको वो करना है, तो आप ये भी यूज नहीं कर सकते, ये भी यूज नहीं कर सकते, ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इकलौती प्रॉपर्टी नहीं है, ये कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना एक प्रॉपर्टी है, और भी इसकी प्रॉपर्टी होंगी जो हम आगे पढ़ेंगे, जो इसके नए यूजेस को जनरेट करेंगी। ये तो वन ऑफ द यूज है, बेसिक यूज है कि जस्ट टू क्रिएट अ मैग्नेट। बहुत सारे यूजेस हैं इसके, तो आगे हम यूजेस पढ़ेंगे, टॉपिक जब आगे बढ़ता जाएगा। तो फिलहाल आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि मैंने रफली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसकी कैसे बनाई। हाँ, एक क्वेश्चन हमारा अभी भी बाकी है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो 3 क्वेश्चन करने हैं। पहले में ये कॉइल है, 2 प्लेन में है, ये मैंने नाम नहीं दिए, एक्स वाई जेड। एक्स वाई प्लेन में है, एक एक्स जेड प्लेन में पार्ट है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में ये स्पाइरल है,
ढेर सारे, ये इस तरह, ये येलो कलर सिर्फ ये बताने के लिए कहा है कि इस तरह की ढेर सारी कॉइल्स हैं, ठीक है ये ऐसा पैटर्न पूरा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो थोड़ी टिल्टेड है इस तरह, ठीक है। ये इस प्लेन में है और ये प्लेन समझ में आ रहा होगा कैसा है, एक्सजेड प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन है। 100 टर्न्स करंट 2 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड ये दे रखा है, एम निकालो, टॉर्क निकालो, एनर्जी निकालो। एनर्जी मैंने बताई नहीं, लेकिन ये आपको कॉमन सेंस से यूज करना है, मतलब एनालॉजी यूज करके, ठीक है। ट्राई करो, फिर मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। चलो देखो, पहले क्वेश्चन में इस वाले का एम वेक्टर अंदर है माइनस की कैप, इस वाले प्लेन में प्लेन के परपेंडिकुलर, और वो भी हाथ घुमाइए नीचे, तो इसका वेक्टर इधर आता, इसका वेक्टर पीछे आता, तो इसका वेक्टर है माइनस जे कैप। तो इसका आ गया एन आई एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस की कैप, प्लस इसका एरिया 2r इंटू आर, 2r स्क्वायर माइनस जे कैप, 2r इंटू आर, ये आंसर है। क्वेश्चन 2 में ये तो तय है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हमें ये कॉइल, मैं पहले ये समझिए डीएम वेक्टर क्या होता है, एन आई ए, इसको ढेर सारी पतली पतली कॉइल में तोड़ना पड़ेगा। क्यों तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे जिसमें एक ही कॉइल पे ढेर सारे टर्न्स थे, तो सभी का एरिया सेम था, सभी का करंट सेम था, एन मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यहां जब ये ऐसा होने लग गया तो यहां एरिया वेक्टर, एरिया इसका अलग है, इस लूप का और बड़ा, इसका और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, तो nth लूप का एरिया देखते तो इसका एरिया ये आता, तो अलग अलग लूप के लिए एरिया अलग अलग है, लेकिन ये एरिया मिनिमम एरिया पाई ए स्क्वायर है, मैक्सिमम पाई बी स्क्वायर है, तो ये एरिया ये टेंडिंग टू 0 तो नहीं है, ये डीएम है तो यहां कुछ डी चाहिए, ये तो नहीं है। करंट भी नहीं हो सकता क्योंकि करंट तो हर लूप में सेम है, एन ही होगा डीएन, तो ये बन गया डीएन आई ए। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो एक एलिमेंट बनाना है, तो ये मेरी कॉइल होगी। अब मैं इस पे एलिमेंट बनाऊं तो यहां से x पे मैंने एक कॉइल, ये लूप मानी, जो लूप dx तक गई है, ये dx तक जाने की वजह सो दैट हम कुछ टर्म्स इसके अंदर ले लें, और x से dx इस पूरे के लिए एरिया हम पाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। करंट तो I है, नंबर ऑफ टर्न्स dn जो मैं अभी निकाल लूंगा, ये dm, और जरा सोचिए कि अगर इसमें करंट ऐसा है तो हर कॉइल में करंट ऐसा है, तो ये अगर ऊपर आ रहा है तो हर जो dm बनेगा ऊपर आएगा, तो डीएम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, वेक्टर का कोई लोचा नहीं। अब dn सिंपली क्या है, तो नंबर ऑफ टर्न्स, ये इस लेंथ में, ये लेंथ कितनी है b माइनस ए, तो b माइनस ए लेंथ में, इस लेंथ में टोटल टर्न्स एन है, तो dx लेंथ में टर्न्स कितने हैं, इंटू आई इंटू पाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा dm है। ये जरा मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझिएगा। ये टर्न्स कुछ ऐसे हैं, क्लोज क्लोज क्लोज, एक मिनट, यूनिफॉर्मली सेपरेटेड, टाइटली बाउंड है, मतलब काफी क्लोज है ये तो बस मैं सेपरेट हैं ये बताने के लिए दिखा रहा हूं। तो इस लेंथ में इतने हैं, तो इस लेंथ में कितने हैं, लीनियर वेरिएशन लगाओगे ना कि यहां कितने हैं तो यहां कितने हैं, तो ये लेंथ हमारी b माइनस ए है, इसमें n टर्न्स थे, तो dx लेंथ में ये, तो m का समेशन सीधे dm का इंटीग्रेशन, क्योंकि सभी dm पैरेलल हैं, तो n अपॉन b माइनस ए आई पाई एक्स स्क्वायर dx लिमिट a से b, n आई a, ये b क्यूब बाय 3 a क्यूब बाय 3 बाय b माइनस ए, इसी को सुधार के लिखूं तो एन आई, ये ए कहां से आ गया, ये तो पाई, एन आई पाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी बाय 3। ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूं जब ए और बी बराबर होते रेडियस आर के बराबर।
तो अगर ए और बी बराबर होते मतलब ये हमारी स्टैंडर्ड कॉइल हो जाती। तो ए और बी आर के बराबर है, तो आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, 3r स्क्वायर से 3 कट गया तो एन आई पाई आर स्क्वायर बना, यही आना चाहिए था, ये वेरीफाई हो गया। चलो क्वेश्चन 2, ये भी बिल्कुल आसान, बस हमें वेक्टर वेक्टर खेलना है, क्योंकि ये लॉजिकली करना मुश्किल है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही गंदा सा दे रखा है। तो कोई बात नहीं, एम वेक्टर तो हम लिख ही सकते हैं। एम वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक इधर भी है एक पीछे भी है, तो ये वेक्टर है पीछे की तरफ। लेकिन समझने की कोशिश करिए कि इस वेक्टर को यहां से देख पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैं टॉप से देखूं तो ये क्लिक कर जाएगा कि वो वेक्टर किस तरफ है। देखें कैसे, ये x दिखेगा, ये y दिखेगा, सॉरी z दिखेगा, ये y दिखेगा, और हमारी कॉइल ऐसे दिखेगी। सोचिए, ये कुछ ऐसे दिखेगी। अब ये इस तरह है, ऊपर से देखूंगा तो ये मुझे कुछ इस तरह दिखेगी, और इस तरह दिखेगी, तो m वेक्टर ऐसा आएगा, और m वेक्टर हमारा ये है, और ये एंगल सिंपली 60 डिग्री है। तो मैं m वेक्टर का मॉड मुझे पता है, तो उसका कॉस थीटा साइन थीटा लिख सकता हूं। तो m का मॉड तो सिंपली i इंटू एन आई ए। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100, करंट कितना है 2, एरिया कितना है 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं एन आई ए। नंबर ऑफ टर्न्स ये कितने थे 100, सॉरी ये निकाल चुके थे। हाँ, तो ये वैल्यू कितनी आई 1 2 3 10 पे -3.2 SI यूनिट। अब ये SI यूनिट इसकी क्या है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है एन आई ए, एन तो डायमेंशनलेस है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो 0.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, करेंट, एरिया, एरिया 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो 10 पे -4 SI यूनिट में लिखा, SI यूनिट 0.2 ये आया। लेकिन हमें टॉर्क लिखना है तो m वेक्टर चाहिए, m वेक्टर तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जरा समझिए, m वेक्टर का cos 60, इसका यूनिट वेक्टर है cos 60 i कैप, cos 60 i कैप, और sin 60 k कैप नेगेटिव में। सोचो, ये तो कंपोनेंट है नहीं इसके पास, m का cos 60 i कैप, sin 60 माइनस k कैप, तो ये लिखा मैंने, तो 0.2 तो 0.1 cos 60 का i कैप माइनस √3 k कैप एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा m वेक्टर निकल आया। अब हमें इसके बाद निकालना है टॉर्क। अब तो बस डेफिनेशन है, m वेक्टर 0.1 i कैप माइनस √3 k कैप, b वेक्टर हमारा i कैप प्लस j कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। तो टॉर्क आया m क्रॉस b, तो 0.1 टाइम्स i माइनस √3k m क्रॉस i प्लस 2j प्लस 3k कर लेना। एनर्जी आई माइनस m डॉट b, ये P क्रॉस E और P डॉट B वाले से, उसमें P क्रॉस E टॉर्क होता था, एनर्जी माइनस P डॉट E होती थी। बिल्कुल वही लॉजिक मैं यहां यूज कर रहा हूं। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0.1, I का I के साथ 1, K का इसके साथ 3√3, और यूनिट तो SI यूनिट जूल ही आएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड SI यूनिट टेस्ला, और यहां भी SI यूनिट, तो आंसर जूल में आएगा। और ऑब्वियसली ये भी SI यूनिट न्यूटन मीटर टॉर्क। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हाँ, जो उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ m ड्यू टू, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज और इंपॉर्टेंट भी, ड्यू टू मूविंग चार्ज, बेहतर है मैं लिखूं रोटेटिंग चार्ज।
मैग्नेटिक मोमेंट रोटेटिंग चार्ज की वजह से। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये एटॉमिक फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट आता है, स्पिन करता है तो मैग्नेटिक मोमेंट आता है। तो जब भी कोई चीजें रोटेट करेंगी तो उनके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट वो एक शॉर्ट डाइपोल की तरह बिहेव करने लगेंगे। ठीक है, अभी समझ में आएगा कैसे। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज अगर लगातार चारों तरफ घूम रहा है, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इस सर्कल में एक करंट है, सोचो, और करंट में सीधे लिख सकता हूं Q/T, क्योंकि हर टाइम पीरियड T में ये चार्ज Q इसको क्रॉस कर रहा है। किसी भी क्रॉस सेक्शन पे चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, हर टाइम पीरियड T में चार्ज Q फ्लो कर जा रहा है, तो करंट है Q/T। और अगर करंट Q/T है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू अ करंट लूप, और कितना Q/T। और अगर करंट लूप है तो मैग्नेटिक मोमेंट I टाइम्स एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स का तो मीनिंग है नहीं, Q/T इंटू एरिया, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट है। तो कोई भी चीज अगर रिवॉल्व कर रही है तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उसके साथ। कितना आएगा अब हम ये डिराइव करते हैं। तो बहुत ही स्पेशल केस ले रहा हूं मैं, यही जो मैं डिस्कस किया है बिल्कुल यही। तो अगर इसके पास ये ओमेगा से घूम रहा होता किसी भी रेडियस r में, चार्ज Q मास m, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आता I टाइम्स एरिया, करंट आता Q बाय टाइम पीरियड इंटू एरिया आता पाई r स्क्वायर। टाइम पीरियड लिख सकता हूं 2 पाई बाय ओमेगा, पाई r स्क्वायर, पाई से पाई काट दो तो 1/2 Q ओमेगा r स्क्वायर। ये आया। इसी को लिख सकता हूं 1/2 m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा क्यों। m से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, लिख सकता हूं ऐसा। और ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये Q/2m अलग कर लूं और m r स्क्वायर ओमेगा, और m r स्क्वायर ओमेगा क्या है, सिंपली एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आप इसी को ऐसे भी सोच सकते थे, इसको स्पीड v दो, ये रेडियस r है, तो चार्ज Q बाय टाइम पीरियड इंटू एरिया, टाइम पीरियड को 2 पाई r बाय v लिख सकते हैं, ये पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कटा, हाफ QVR, इसी को हाफ MVR Q बाय M, MVR एंगुलर मोमेंटम है तो Q/2m MVR एंगुलर मोमेंटम। तो ये एंगुलर मोमेंटम हमने डिफाइन कर लिया, Q/2m L वेक्टर, और उसको एंगुलर मोमेंटम को Q/2m से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा बना मैग्नेटिक मोमेंट। और बड़ी अच्छी बात यह है कि दोनों के वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है। जरा सोचिए, m वेक्टर ऊपर है और एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा होता है, ओमेगा वेक्टर भी एक एक्सियल क्वांटिटी है ऊपर, तो L वेक्टर और m वेक्टर कितना था, Q/2m L वेक्टर, तो m वेक्टर इज पैरेलल टू L वेक्टर इज पैरेलल टू ओमेगा वेक्टर। ऑब्वियसली ये पैरेलल एंटी पैरेलल में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर चार्ज नेगेटिव होता। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होते तो L वेक्टर ऊपर होता, M वेक्टर नीचे होता, क्योंकि Q नेगेटिव है। ठीक है, तो ये दो तो पक्का पैरेलल है, ये पैरेलल या एंटी पैरेलल हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ चार्ज। फॉर पॉजिटिव चार्ज M वेक्टर इज पैरेलल टू L, फॉर नेगेटिव इट इज एंटी पैरेलल टू L। तो ये हमारा आया टर्म। और ये जरा देखिए, ये चार्ज की खुद की प्रॉपर्टी है, इसी को मैं नाम जायरो मैग्नेटिक कांस्टेंट दे सकता हूं। जायरो फॉर रोटेशन, मैग्नेटिक, ये एक कांस्टेंट है जो एंगुलर मोमेंटम से मैग्नेटिक मोमेंट को कन्वर्ट करने में काम आएगा। तो शायद आपको यह समझ में आ गया होगा कि किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज का एंगुलर मोमेंटम मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे प्रोपोर्शनल है। अब ये तो पता चला कि पॉइंट चार्ज के लिए प्रोपोर्शनल है, क्या सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए प्रोपोर्शनल है?
जैसे ये कोई एक चार्ज ऐसे रोटेट कर रहा होता, इसके लिए प्रोपोर्शनल है? तो आंसर है यस। क्यों? इस पर dq लो। इस dq के लिए तो हम लगा सकते हैं, इस dq के लिए हम यही लगा सकते हैं फॉर्मूला। तो dq का dl इंटू dq बाय 2dm ये बनता, ठीक। और दोनों तरफ सिग्मा कर दूं तो dl वेक्टर सभी जुड़ के टोटल l होगा, ये जुड़ के टोटल m होगा, ये टोटल q बाय 2। dq बाय dm चार्ज पर यूनिट मास, ये कांस्टेंट चीज है, कंफ्यूज मत होना। dq बाय dm टोटल चार्ज, q बाय टोटल मास है, तो q बाय 2m l वेक्टर m वेक्टर। ठीक, रिपीट कर देता हूं, ये मैंने क्या किया, मैंने ये कहा इस dq के लिए हमने लगाया कि हाफ टाइम्स dq बाय dm l वेक्टर, या बेहतर है dl। ये तो पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के लिए तो हम ये लिख सकते हैं। अब मैंने क्या कहा कि dq बाय dm टोटल चार्ज बाय टोटल मास, यही तो है, इनटू dl वेक्टर dm वेक्टर, और सिग्मा करते तो ये बाहर निकल आता, क्योंकि जैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो q बाय 2m एंगुलर मोमेंटम m वेक्टर। मतलब अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये फॉर्मूला अब भी काम करेगा। ठीक है, पॉजिटिव है तो पैरेलल, नेगेटिव है तो एंटी पैरेलल आएगा, लेकिन ये जायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट आया, ये जो कि हमारा हमेशा काम कर रहा है। एक आध एग्जांपल देखेंगे फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जांपल 1, तो मान लीजिए हम एक रॉड के लिए निकाल रहे हैं, रॉड का चार्ज q, लेंथ l, अब ओमेगा से घूम रही है, हमें निकालना था फाइंड एंगुलर मोमेंटम, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट। अब बस आपको यह समझना जरूरी है, ये अगर घूमेगा तो ये दरअसल टॉप व्यू अगर देखें तो ये ऐसे घूमेगा, तो ये सभी चार्जेस सर्कल में घूम रहे हैं, और चार्जेस सर्कल में घूम रहे हैं तो एक इक्विवेलेंट करंट बन रहा है। हम इस x में इंटरेस्टेड हैं कि इसने कितना करंट बनाया, तो हम पूरा सॉल्व करके निकालते हैं कि इस dq ने ओमेगा से घूमा तो इसकी लूप, तो dm आएगा I टाइम्स एरिया, ठीक है सर, और यहां di में I है, एरिया तो अच्छा खासा है पाई एक्स स्क्वायर, और di कितना है dq बाय टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड तो हर चार्ज का सेम है और 2 पाई बाय ओमेगा, पाई एक्स स्क्वायर, पाई से पाई कटा, हाफ dq, dq कैन बी रिटन एज q बाय l dx ओमेगा एक्स स्क्वायर, ये dm, और सभी के dm वेक्टर ऊपर है, हर चार्ज एक से सर्कल में घूम रहा है सेम प्लेन में, सभी सर्कल का प्लेन सेम है, सभी का मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो q बाय 2l ओमेगा एक्स स्क्वायर का 0 से l, l³ बाय 3, और ये बना मैग्नेटिक मोमेंट q बाय 2 ओमेगा l स्क्वायर बाय 3, इसी को लिखा q बाय 2m 1 बाय 3 m l स्क्वायर ओमेगा, और शायद ये समझ गए होंगे, ये I ओमेगा लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का इसके अबाउट I ओमेगा q बाय 2m, तो आप ये इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते थे। ठीक, एग्जाम्पल 2, Example 2, find magnetic moment of electron revolving in H atom in nth orbit। ठीक है, तो किसी भी रेडियस r पे अगर वेलोसिटी v से रिवॉल्व कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम हमारा कितना होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो E बाय टाइम पीरियड, करंट इनटू एरिया, टाइम पीरियड कितना है 2 पाई r बाय v, पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कटा, तो हाफ E v r,
ये आया मैग्नेटिक मोमेंट। इसी को लिखूं तो हाफ ई। अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी होती तो वेलोसिटी की वैल्यू 2.18 इंटू 10 पे 6 z बाय n। रेडियस आर की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम, 10 पे -10 n स्क्वायर बाय z। z वाला टर्म तो कट गया, एक n बाहर आया, n इंटू 1/2 e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पे -19 इंटू 2.18 इंटू 10 पे 6 इंटू 0.53 इंटू 10 पे -10। ये एक नंबर है, ठीक है। आखिरकार ये एक वैल्यू है पूरी, और इसी वैल्यू को बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। ये बोर मैग्नेटॉन है। आप चाहें तो इसी को इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई क्वांटाइजेशन ऑफ ये होता है, और ये था E/2m एंगुलर मोमेंटम, तो E/2m H/2 पाई, और nth ऑर्बिट का तो n तो n टाइम्स EH/4m पाई, ये बना। तो ये हमारा बोर मैग्नेटॉन है, ठीक है। वैसे बोर मैग्नेटॉन याद रखने की जरूरत नहीं, वो केमिस्ट्री में टर्म पढ़ा है, इसलिए मैंने ये बताया कि बोर मैग्नेटॉन कहां से आया, कि ये क्वांटाइज्ड है, और nth ऑर्बिट में जो मैग्नेटिक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन का, ऑर्बिटल मोशन की वजह से। ध्यान दीजिए, एक स्पिन भी होता है। हम ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो आंसर आएगा वो n टाइम्स बोर मैग्नेटॉन आएगा, ठीक है। बोर मैग्नेटॉन क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट में जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट है, तो nth ऑर्बिट में उसका n गुना होगा, ठीक है। इससे भी समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी n स्क्वायर पे डिपेंड, 1/n पे डिपेंड करती है, n स्क्वायर पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n तो आना ही था। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ये बेहतर तरीका था, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम पता है। तो ये क्वांटाइज्ड है, दैट्स व्हाई ये क्वांटाइज्ड है। हाँ, इस पूरे में बस ये समझिए E नेगेटिव है, ठीक है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर न्यूमेरिकली वैल्यू आई तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, लेकिन अगर ये पूछा है कि रिलेशन क्या है, तो अगर आप रिलेशन लिखते तो आप लिखते m = E/2m L वेक्टर मॉड नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये था इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम। स्पिन की वजह से एंगुलर मोमेंटम काफी ट्रिकी है, कि इलेक्ट्रॉन जो खुद की एक्सिस पे स्पिन करता है, तो ये एंगुलर मोमेंटम हमने ऑर्बिट की वजह से निकाला। तो एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रिवॉल्यूशन अबाउट ऑर्बिट, इसी को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट लिखता हूं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और ये कितना आया हमारा? n टाइम्स EH/4 पाई m, इसी को n बोर मैग्नेटॉन। एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन, इसका प्रूफ काफी, मतलब क्या, मुझे भी नहीं पता प्रूफ तो इसका, मतलब मैंने समझने की कोशिश की थी, ऊपर से निकल गया था। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन, ये काफी मुश्किल है। ये आप कॉलेजेस में पढ़ोगे कि नए डिराक डेल्टा टाइप के फंक्शन आएंगे, कुछ तो भी अजीब सा आएगा, तब ये इसी को स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। और ये जो आता है टोटल n+2 अंडर रूट, ये दरअसल एटॉमिक है। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नेटिक मोमेंट, रुको, मैं हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन का आंसर बता रहा हूं।
सिंगल इलेक्ट्रॉन का है ट्वाइस ऑफ S+1। ये होता है S क्या है? स्पिन। स्पिन की वैल्यू कितनी है? 1/2। ये आता है। इसका प्रूफ काफी मुश्किल है। स्पिन की वैल्यू 1/2 ये है और यूनिट है बोर मैग्नेटॉन। तो जो +1/2 -1/2 होते हैं वो बोर मैग्नेटॉन के टर्म में है। तो टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो ट्वाइस ऑफ S+1, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता है। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन ऑफ एटम, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए तो जरा देखिए, एटम में अगर ये कुछ इस तरह है, जितने ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इमेजिन करिए कट जाएगा, क्योंकि ये अगर ऐसे स्पिन कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, ये ऐसे स्पिन कर रहा है तो इसका इधर है, इनका एम नेट कट गया, इसका एम नेट कट गया, इसका एम नेट कट गया। अब अगर दो अनपेयर्ड होते तो जो आंसर आता इन्हीं दो का आता, और इन दो का आंसर आता तो अगर n अनपेयर्ड होते तो इसका आंसर आता ट्वाइस ऑफ n, s की वैल्यू 1/2, n s की वैल्यू 1/2 +1, ये 2 से नीचे वाला 2 कट गया, n+2 बोर मैग्नेटॉन। आपको कोई, क्योंकि मैंने यही नहीं बताया ये कहां से आया, ठीक है, तो इसी में वैल्यू छापी, s की वैल्यू n × 1/2, ये मेरे ख्याल से ऑब्वियस है, इसका 1/2 इसका 1/2, ऐसे n होते तो n बार 1/2 आता एक किसी का, तो s को रिप्लेस करते n बार 1/2 से, ये छापते, ये बन जाता। लेकिन मुद्दा है ये है, इसका प्रूफ नहीं पता मुझे, और वो देखना भी मत, समझ में भी नहीं आएगा। तो ये बस मैंने नाम बताए हैं, ये आपको पहले से पता है कि √n × n+2 आता है, ये स्पिन की वजह से ही आंसर है, रिवॉल्यूशन की वजह से नहीं। अकेले स्पिन का रोल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन में दो तरह के एंगुलर मोमेंटम होते हैं, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एक हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग दो क्वांटम नंबर भी होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये भी क्वांटाइज्ड है और ये भी क्वांटाइज्ड है, हर इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग स्पिन फिक्स है, तो ये क्वांटाइज्ड है और ये भी क्वांटाइज्ड है, इसीलिए दो क्वांटम नंबर एसोसिएट किए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल वाला और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। और ये जो निकाला √n n+2, ये मैग्नेटिक मोमेंट एक किसी एटम का, एक एटम का खुद का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो पेयर्ड वाले कट गए, अनपेयर्ड के स्पिन की वजह से आंसर आया ये, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन का कैसे निकाला। बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट सिंपली ये इस तरह का, ठीक है। हमें तो बस ये समझना है कि q/2m l वेक्टर m वेक्टर के बराबर है। हालांकि स्पिन में भी ट्रू है, लेकिन स्पिन का l भी तो नहीं पता कि l कितना लेंगे। तो अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। और चलो तो अब हम इसका ये प्रूफ देखते हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। ये तो हमें समझ में आ रहा था कि इसके m वेक्टर ये कुछ ऐसे, इसका m वेक्टर इधर 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 इधर, ढेर सारे m वेक्टर ऐसे थे। तो यहां निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां थीटा से ये जो पार्ट लेते हैं, ये वाला पार्ट। अब अगर सोचिएगा, ये काफी टाइटली बाउंड होता, बिल्कुल ऐसे ऐसे कॉइल होती। अब मैं अगर यहां पे ये वाला पार्ट लूं तो ये भी तो कॉइल है जिसके कुछ टर्न्स हैं, तो ये भी एक ऐसी कॉइल हो गई जो ऑलमोस्ट सभी कॉइल पैरेलल है और इनका डीएम वेक्टर इधर। अब इस डीएम की वैल्यू हमें चाहिए, ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है, तो इस डीएम की वैल्यू NIA, ये फॉर्मूला है। अब जरा समझते हैं, इसमें से इसकी रेडियस R लेते हैं, इसका एरिया A लेते हैं, करंट I ले लेते हैं। इनमें से ये डीएम है तो कहीं ना कहीं डी ऑफ समथिंग होना चाहिए, स्मॉल चीज होनी चाहिए। क्या करंट स्मॉल है? नहीं, करंट तो हर कॉइल में सेम है,
जैसे 2 एम्पियर होता तो हर कॉइल में 2 एम्पियर होगा। एरिया भी स्मॉल नहीं है क्योंकि हर कॉइल का एरिया कांस्टेंट है, लेकिन n आपका dn होगा। दरअसल dn या dx dy क्या होते हैं? जो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। नंबर ऑफ टर्न्स हमें टोटल पता है, इसके टोटल टर्न्स अगर n है, अगर इसके टोटल टर्न्स n है तो इस सेगमेंट में कितने टर्न्स हैं, और ये हम कैसे सोचेंगे? तो यहां से इस लेंथ में n टर्न्स है, तो इस लेंथ में कितने हैं? तो इस लेंथ में dn टर्न्स कैसे निकलेंगे? n अपॉन टोटल लेंथ पाई r इंटू दिस लेंथ r d थीटा, क्योंकि ये टर्न्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इस लेंथ पे। तो n अपॉन पाई r d थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ dn। तो दरअसल dn यहां था और dn है n अपॉन पाई r d थीटा इंटू आई इंटू एरिया। एरिया कौन सा है? इसका क्रॉस सेक्शन का, ये वाला। लेकिन क्या हम dm वेक्टर डायरेक्ट जोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि dm तो वेरिएबल है। तो dm का वर्टिकल कट जाएगा, हॉरिजॉन्टल बचेगा। तो m नेट इज इक्वल टू dm का x कंपोनेंट इज इक्वल टू dm का साइन थीटा, और dm का साइन थीटा n अपॉन r से r काटा पाई आई ए साइन थीटा डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से पाई, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन है 2। ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आया और डायरेक्शन आई लेफ्ट। तो हमने सिंपली क्या किया कि ये ढेर सारी कॉइल थी, सबका एम वेक्टर वेरिएबल था, तो हमने डी थीटा लेंथ पे ये थीटा और ये लेंथ आर डी थीटा, आर डी थीटा लेंथ पे देखी कितनी कॉइल्स हैं, सभी का एम वेक्टर सेम है, ये डीएम निकाला, उस डीएम को रिजॉल्व किया, वर्टिकल कट गया, हॉरिजॉन्टल जुड़ जाएगा। सही बात है, यहां कॉस थीटा लेते 0 से पाई करते 0 आता, तो दूसरा कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट था। चलो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहले में एक डिस्क है जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा कांस्टेंट है और ये रोटेट कर रही है ओमेगा से, एम निकालना है। सेकंड में एक हॉलो शेल है, हेमिस्फेरिकल शेल, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो कि वेरिएबल है, मैग्नेटिक मोमेंट। थर्ड क्वेश्चन में एक चार्ज क्यू मास एम, चार्ज क्यू मास 2m, चार्ज दोनों का सेम है, मास m और 2m है। सेंटर के अबाउट L/2 पे रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से, आपको m और l का रेशियो निकालना है। चलो पहले क्वेश्चन में सिग्मा हमें निकालना है, ये निकालना है। तो देखिए, या तो आप Q/2m एंगुलर मोमेंटम ले सकते हैं। अब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करो जो यूनिफॉर्म इस पे था, तो पूरे पे मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता, ठीक है। तो चार्ज और मास दोनों यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है? हाफ mr²। तो Q/2m एंगुलर मोमेंटम हाफ mr² ओमेगा, यही है डिस्क का। m से m कट गया, Q/4 r² ओमेगा, और Q यूनिफॉर्म है तो कितना हो गया? सिग्मा इंटू पाई r²। ये आंसर आ गया मैग्नेटिक मोमेंट का। एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा लिखा, हमने देखा सिग्मा यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म मास का जो डिस्क होता उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता, इसका एंगुलर मोमेंटम ये होता। Q/2m मल्टीप्लाई किया, Q छापना था, ये छाप दी। अब देखिए, ये गलती सेकंड क्वेश्चन में मत करिएगा कि आप शेल का आंसर निकालें कि शेल का हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3mr², और आपने देखा ओमेगा से घूम रहा है, तो Q/2m एंगुलर मोमेंटम, तो Q/2m एंगुलर मोमेंटम आ गया 2/3mr² ओमेगा। ये गलत होगा। वजह, चूंकि चार्ज वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मास भी इसी का वेरिएबल लेना पड़ेगा, फिर उसको रिप्लेस करेंगे तब आएगा आंसर। क्योंकि हमने प्रूफ करते समय dq/dm कांस्टेंट माना था, इसको Q/m लिख दिया था, मतलब ये यूनिफॉर्म है तो ये भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये जिस तरीके से वेरिएबल है उसी तरीके से वेरिएबल होना चाहिए। अब वेरिएबल का तो हमें आंसर पता ही नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां आता है हमें इसका, कि जिसका मास डेंसिटी वेरिएबल हो इस तरह की, तो हमें इंटीग्रेट करना ही है।
जब वहां इंटीग्रेट करना है तो यहीं कर लेते हैं, एक बार तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। तो हमने क्या सोचा कि यहां पे हमने एक रिंग मानी, इस रिंग का चार्ज dq लिया, तो इसके लिए dm i टाइम्स एरिया लिख सकते हैं, i है dq बाय टाइम पीरियड, एरिया इसका r का cos थीटा, इसका एरिया ऐसे इस लूप में घूम रहा है, r का cos थीटा का होल स्क्वायर, और dq की वैल्यू dq सिग्मा इंटू डी, और सिग्मा खुद सिग्मा नॉट साइन थीटा, डी ए पेरीमीटर 2 पाई आर कॉस थीटा आर डी थीटा। तो dq की वैल्यू आ गई सिग्मा नॉट 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा बाय 2 पाई बाय ओमेगा पाई आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर स्क्वायर आर पे 4 कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई बाय 2 m t क्यूब डी टी टी टू दी पावर 4 बाय 4, एक ओमेगा भी है, तो सिग्मा नॉट आर पे 4 ओमेगा बाय 4, ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले ये रिंग का आंसर निकाला, तो रिंग का करंट कितना होगा, रिंग का चार्ज बाय टाइम पीरियड, क्योंकि उतना रिंग का पूरा चार्ज टाइम पीरियड में क्रॉस कर रहा है। dq की वैल्यू कैसे लिखी, सिग्मा da, चार्ज डेंसिटी इंटू इसका एरिया, इसका एरिया कितना है, पेरीमीटर इंटू लेटरल लेंथ 2 पाई आर कॉस थीटा आर डी थीटा, ये यहां छाप दिया। तो dq सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, पाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई से 2 पाई, ये ओमेगा कॉस क्यूब साइन थीटा टी क्यूब डी टी, इंटीग्रेशन। थर्ड क्वेश्चन, तो फर्स्ट और सेकंड में हम क्या सीखे, यहां यूनिफॉर्म था, सिग्मा कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट डेंसिटी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, हमें पता था, इसीलिए q बाय 2m दिस लिख सकते हैं। चूंकि यहां ये वेरिएबल था, तो जैसा सिग्मा वेरिएबल था वैसे ही मास वेरिएबल हो, लेकिन उसका आंसर हमें पता नहीं था, इंटीग्रेट करना पड़ता, तो हमने यही इंटीग्रेट करके आंसर निकाल दिया। मतलब ये q बाय 2m वाला फॉर्मूला तभी काम करेगा जब q बाय m का रेशो कांस्टेंट हो, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन इसका है वही डिस्ट्रीब्यूशन इसका है। जनरली ये याद रखिए, ये तभी काम का है जब दोनों यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही काम करेगा, नॉन यूनिफॉर्म में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, रेशो कुछ और आ सकता है। जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो इसका एंगुलर मोमेंटम आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ml बाय 2 का होल स्क्वायर इनटू ओमेगा, ml स्क्वायर बाय 4 ml स्क्वायर बाय 2 3ml स्क्वायर बाय 4 ओमेगा। मैग्नेटिक मोमेंट आएगा चार्ज क्यू बाय टाइम पीरियड इनटू एरिया। अब देखिएगा कि एक टाइम पीरियड में ये ऐसे घूम रहा है, तो ये Q और ये Q मिलके टोटल चार्ज कितना क्रॉस होगा, 2Q। टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई बाय ओमेगा, एरिया कितना है, पाई L बाय 2 का होल स्क्वायर, इस 2 से 2 पाई से पाई, ये बना Q ओमेगा L स्क्वायर बाय 4। अब एंगुलर मोमेंटम बाय मैग्नेटिक मोमेंट 3ml स्क्वायर, सॉरी उल्टा लिखना था, m बाय l, तो Q ओमेगा L स्क्वायर बाय 4 3ml स्क्वायर बाय 4 ओमेगा, और आंसर Q बाय 3m आया। देखिए आंसर इज डिफरेंट, और डिफरेंट है क्यों, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। चार्ज Q पे m है और Q पे 2m आ गया, सेम चार्ज पे मास डबल हो गया। बिल्कुल अगर यहां 2Q पे 2m होता तो अपने आप Q बाय 2m ही आंसर आता, लेकिन यहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, इसीलिए रेशो कुछ और बन गया। तो जो जायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट Q बाय 2m हमने निकाला है वो यूनिफॉर्म चार्ज और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बाकी के लिए यू विल हैव टू इंटीग्रेट। चलो अगला डिस्कशन है
टॉर्क तो हम निकाल चुके हैं, एनर्जी ऑफ कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क हम निकाल चुके हैं M क्रॉस B। ठीक है, एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी ये आएगी, देखिए du इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एक्स। वर्क डन बाय सिस्टम का नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। वर्क बाय सिस्टम का नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये होता है। अब अगर वर्क में फोर्स की जगह टॉर्क लग रहा है और dx की जगह d थीटा होगा, तो ये du का फॉर्मूला बन जाएगा, ये टॉर्क कितना है माइनस पीई साइन थीटा। ठीक है, डी थीटा। ये मैंने एक और एक्स्ट्रा माइनस लगाया, ये समझने की कोशिश करिए, मैंने एक माइनस तो डेफिनेशन में, मैंने एक और लगाया। ये नेगेटिव, दिस नेगेटिव इज फॉर रिस्टोरिंग नेचर ऑफ टॉर्क। अभी समझ में आ जाएगा। याद करिए, डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये थीटा है P और E के बीच का एंगल, तो टॉर्क किस तरफ है, ऐसा, तो टॉर्क की टेंडेंसी थीटा को गिराने की है। थीटा इस तरफ बढ़ रहा है, टॉर्क उल्टी तरफ है, तो टॉर्क और डी थीटा का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। टॉर्क और डी थीटा का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि टॉर्क की टेंडेंसी और थीटा की टेंडेंसी उल्टी है, तो टॉर्क थीटा के अपोजिट है, इसीलिए मैंने एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाया। यही इसके लिए भी ट्रू है कि ये कॉइल है, ये इसका m वेक्टर है m। अब जरा सोचिए m और b का क्रॉस किस तरफ आएगा, m क्रॉस b इस तरफ आएगा, तो m क्रॉस b के टॉर्क की डायरेक्शन ऐसी है, राइट हैंड थंब रूल मतलब क्रॉस, और क्रॉस मतलब इसकी टेंडेंसी ये है, और इसकी टेंडेंसी क्या है, m वेक्टर को b के पैरेलल करने की। बिल्कुल ये दोनों चीजें एनालॉजी है, सेम है। p को इसके पैरेलल करना है, m को इसके पैरेलल करना है, तो m को इसको b के पैरेलल करने की टेंडेंसी टॉर्क की है, इसीलिए हमने थीटा इधर बढ़ रहा है, टॉर्क इस तरफ है, इसीलिए हमने एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाया। तो Pe साइन थीटा डी थीटा, ये तो du है, तो u की वैल्यू इंटीग्रेशन कर दो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट, और कांस्टेंट आर्बिट्रेरी है, पहली बार डिफाइन कर रहे हैं, तो लेट अस अज्यूम c इक्वल टू 0। तो हमारी एनर्जी का फॉर्मूला बन गया माइनस, मैं p लिख रहा हूं वर्ड, p की जगह mb कर लो बस, बाकी सब सेम है, माइनस m डॉट b। बस आपको m और b की डायरेक्शन अच्छे से सोचनी है कि m इधर है, b इधर है, तो ये हमारी एनर्जी आ गई माइनस m डॉट b। तो ये इसका प्रूफ है। तो प्रूफ हमने कैसे लिखा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय सिस्टम, रोटेशनल वर्क है इसीलिए हमने टॉर्क दी थीटा, टॉर्क पे नेगेटिव क्योंकि ये रीस्टोरिंग है तभी तो ऑक्सीलेट करता है, तो जैसे रीस्टोरिंग फोर्स में F माइनस के एक्स लिखते हैं, वैसे रीस्टोरिंग टॉर्क में माइनस सी थीटा लिखेंगे, मतलब एक नेगेटिव आएगा। तो ये कुछ इस तरह है। तो यहां तक तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, चूंकि हमें ये समझ में आ गया है कि टॉर्क हमारा एम क्रॉस बी है, एनर्जी हमारी माइनस एम डॉट बी है, तो ये जो स्टेट है एम वेक्टर दाएं तरफ ये, और एक और स्टेट जिसमें ये, जरा दो स्टेट देखिए, तो इसमें एम वेक्टर आगे है, बी वेक्टर तो आगे है ही, इसमें एम वेक्टर पीछे, देखो, तो ये हमारी
स्टेबल, क्योंकि टॉर्क इस पे 0 है, क्योंकि थीटा हमारा 0 डिग्री है। m इज पैरेलल टू b, m इज एंटी पैरेलल टू b, तो थीटा हमारा 180 डिग्री। टॉर्क इसमें भी 0, टॉर्क इसमें भी 0, लेकिन यहां पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी, यहां एनर्जी माइनस एम बी कॉस 180 प्लस एम बी, यहां एनर्जी माइनस एम बी कॉस 0 माइनस एम बी। ये मिनिमम एनर्जी स्टेट है, ये मैक्सिमम एनर्जी स्टेट है। तो ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ऑब्वियसली अगर किसी डाइपोल को रिलीज करोगे तो वो अपने आप को स्टेबल इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। अब जरा समझिए, तो अब आप ये एक्सप्लेन कर पाएंगे और ये समझना कितना आसान था कि आप किसी कंपास को, ये कंपास है, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, तो ये कंपास का एम वेक्टर साउथ से नॉर्थ की तरफ इधर है, और ये कंपास के नॉर्थ को मैग्नेटिक फील्ड खुद के पैरेलल अलाइन करने की कोशिश करता है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल कॉमन सेंस है कि अगर हम इसको ऐसा छोड़ देते ये इधर आ जाता, इधर छोड़ देते ये सीधे हो जाता, हां यहां छोड़ देते तो शायद इक्विलिब्रियम में रहता, लेकिन हल्का सा डिस्प्लेस करने पे ये पूरा घूम जाएगा। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहां ये इसको पैरेलल अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। दैट मींस डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या है? एम वेक्टर को बी के पैरेलल अलाइन करने की कोशिश करना। ठीक है, मतलब अगर मैंने ये ऐसे रखा होता तो इसका एम वेक्टर कहां है? नीचे। देखो, तो एम वेक्टर को सीधे करने की कोशिश करेगा ऐसे, मतलब ये कॉइल ऐसे घूम जाएगी इस तरह। इसी में अगर ये एरो ऐसा होता, एम वेक्टर इधर होता, तो ये कॉइल एम वेक्टर को पैरेलल करने की कोशिश करता, ऐसे घूम जाती। और बड़ी अच्छी बात है, ये जो टॉर्क निकला है, चूंकि इस पे फोर्स तो 0 है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो जो टॉर्क निकला है वो टॉर्क हमारा सेंटर ऑफ मास के अबाउट है या किसी के अबाउट भी कपल है। तो शायद आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा कि क्यों बार मैग्नेट अपने आप को, ये कंपास, इसके पैरेलल अलाइन करने की कोशिश करता है, क्योंकि एम वेक्टर पे टॉर्क इस तरह लगता है कि बी के पैरेलल है। और ये एक ही चीज है, बस आपको समझना है कि ये क्या है, साउथ नॉर्थ ऐसा, और इसका नॉर्थ इधर, साउथ इधर। और ये कैसा बन गया? नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। ऑब्वियसली स्पेशल केस में एक तीसरा भी हम बना सकते थे कि ये कॉइल ऐसी है। अब जरा सोचिए, एम वेक्टर अंदर है, बी इधर है, तो थीटा एम इज परपेंडिकुलर टू बी, थीटा 90, तो टॉर्क तो हमारा मैक्सिमम है। और कितना? एम बी साइन 90। टेंडेंसी क्या है टॉर्क की? एम अंदर, बी इधर, एम से बी, टॉर्क नीचे। फील करो, एम से बी, एम से बी, टॉर्क नीचे, एनर्जी 0। तो ये वो केस है जब टॉर्क 0 है, ये वो केस है तब टॉर्क 0 है। टॉर्क 0 के दो केस हैं, स्टेबल, अनस्टेबल। ये टॉर्क मैक्सिमम है, तो यहां एनर्जी 0 है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि एक कॉइल को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो उस पर टॉर्क आता, और टॉर्क कैसा आ रहा है? साइनसोइडल। ठीक है, तो शायद अब आपको पुराने वाले क्वेश्चन में, जैसे हम इस तरह क्वेश्चन कर रहे थे, ये इन पे मैंने पिछली क्लास में टॉर्क पूछे थे। ऑब्वियसली हम यूनिफॉर्म फील्ड का ही आंसर निकाल पाए हैं, तो डिस्कशन हम यूनिफॉर्म फील्ड के लिए कर रहे हैं, ये कुछ इस तरह। ठीक है, और एक और बना देता हूं,
थीटा एल बी। जैसे ये 3 केस है, इनमें हमें टॉर्क बताना होता। एक तो तरीका हमने इंडिविजुअली फोर्स निकाला था, ठीक है, लेकिन अब हमारे पास बड़ा आसान सा तरीका है कि m क्रॉस b हम लगा सकते हैं। अब जरा देखें इसका मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ है, अंदर अंदर, तो मैग्नेटिक मोमेंट है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड है राइट, तो टॉर्क अंदर से राइट मतलब नीचे, तो टॉर्क आया मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2 क्रॉस B साइन 90, और टॉर्क आया नीचे, और नीचे का मतलब टेंडेंसी इस तरफ, मतलब ये ऐसे घूमेगा। फिर फील करिए, M अंदर है, B बाहर है, तो M ये हो गया, B ये हो गया, तो M ये B ये। मैं कैसे सोचने की कोशिश करता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड ये कोशिश करता है कि M वेक्टर को इसके पैरेलल कर दे, तो M वेक्टर अंदर है, तो M वेक्टर इसको पैरेलल करना है तो ऐसे घुमाना पड़ेगा, मतलब ये कॉइल ऐसे घूमेगी, तब जाके M वेक्टर इसके पैरेलल हो पाएगा। और अगर ऐसे ही घूमेगी तो गारंटीड इस वाले पार्ट पे डॉट आएगा, इस वाले पे क्रॉस आएगा। चेक कर ले, करंट ऐसे था I और B, डॉट आया, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ये I B, क्रॉस आया, अपने आप समझ में आ गया ये टेंडेंसी थी, और आंसर आएगा ये। सेकंड क्वेश्चन में इसका M अंदर है, M अंदर है, B भी अंदर है, तो M इज पैरेलल टू B, टॉर्क आएगा 0। ऑब्वियसली मैंने एनर्जी नहीं निकाली, एनर्जी 0 है और इसकी एनर्जी मिनिमम है, माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री। M कितना है, पाई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू करेंट इंटू बी, ये एनर्जी है। टॉर्क 0 है, टॉर्क 0 हम फोर्स से भी जस्टिफाई कर सकते थे क्योंकि फोर्स लग रहे थे इस पर ऐसे, और रोटेशन की टेंडेंसी नहीं है। तीसरे में M वेक्टर इस तरफ है, फील करो। अब ये इतनी अच्छे से समझ में नहीं आया कि M और B के बीच का एंगल कितना है, तो वंस अगेन हम क्या करेंगे, यहां से देखेंगे, तो ये हमारी कॉइल है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ये वाला एंगल थीटा गिवन है, M वेक्टर ये है, तो M वेक्टर क्या है, ये वाला, तो M और B के बीच का एंगल चाहिए मुझे, तो यही तो मैग्नेटिक फील्ड है। M और B के बीच का एंगल ये है। पहले समझिए कि टॉर्क की टेंडेंसी M को पैरेलल ले जाने की होगी, तो ये कॉइल ऐसे घूमेगी, मतलब ये कॉइल दिखाता हूं इसको, M वेक्टर मेरे चौक की डायरेक्शन है, तो ये M वेक्टर को पैरेलल करेगा, मतलब कॉइल ऐसे घूमेगी, ठीक है, ये ऐसे। चलो M और B के बीच का एंगल थीटा 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, तो इस केस में अगर टॉर्क चाहिए M क्रॉस B, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो समझ में आ रहा है, M है ILB, मैग्नेटिक फील्ड B, L और B के बीच का एंगल साइन 90 प्लस थीटा, तो कॉस थीटा बन जाएगा, फिलहाल ऐसे ही छोड़ देता हूं। डायरेक्शन क्या है, MB ऊपर, J कैप, बाय डिफॉल्ट ये X Y Z, तो ये फील कर पा रहे हैं कि टॉर्क ऊपर है। एनर्जी सिस्टम की क्या है, माइनस एम डॉट बी, माइनस एम इंटू बी इंटू कॉस 90 प्लस थीटा, ये बनेगा माइनस साइन थीटा, तो एम बी प्लस साइन थीटा, और एम की वैल्यू ILB बी साइन थीटा, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो उम्मीद है कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क आपको, और कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो 3 चीजें सीखे, मैग्नेटिक मोमेंट, टॉर्क, एनर्जी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने डिफाइन किया है, टॉर्क M क्रॉस B वेक्टर है, ध्यान रखिएगा, एनर्जी माइनस एम डॉट बी, इसमें भी वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, M आया NIA, प्लेनर के लिए ये लगेगा, अगर प्लेनर नहीं है तो 2 में स्प्लिट करेंगे, और स्पेशल केस हमने देखा कि ये आंसर आया यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या पॉइंट चार्जेस के लिए।
तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं 2-3, उनको करिएगा। तो ये 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, नॉर्थ साउथ इस तरह है और ये सिंपली एक फिगर है। इसमें एक कॉइल है, करंट 3 एम्पियर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड टॉर्क। ठीक है, और एक और पार्ट कर देता हूं, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी इफ कॉइल रोटेट्स बाय 37 डिग्री अबाउट एक्सिस, अबाउट वर्टिकल एक्सिस। एक्सिस ये है, वर्टिकल एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम पॉइंट पी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये हमारी एक्सिस है यहां से देखने पे। तो क्वेश्चन है, पहले टॉर्क निकालना है, फिर टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी अगर ये कॉइल घूम जाए। अब यहां से देखेंगे और ये कॉइल हमें कितनी घुमानी है, 37 डिग्री अबाउट वर्टिकल एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट है 0.5 टेस्ला। दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड सेम है। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गए क्योंकि यहां मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो गई। ये एक स्फीयर है, अभी ऐसे ही रखा हुआ है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, रखा हुआ रहेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमने क्या किया, इस स्फीयर पे चारों तरफ, इस स्फीयर के सेंटर पे, डायमीटर पे हमने एक कॉइल लपेट रखी है जिसमें करंट जा रहा है I, नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल की I, ये रेडियस R है। अब जो ही हम मैग्नेटिक फील्ड एक दाएं तरफ स्विच ऑन करेंगे, एक इस पे टॉर्क आ जाएगा। वो आपको सोचना है कि एक टॉर्क आएगा और टॉर्क इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो 2 आंसर, जब फ्रिक्शन नहीं है और जब फ्रिक्शन इनफ है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक रॉड है, उस पर चारों तरफ एक डिस्क चिपकी हुई है। रॉड के इस एंड पे डिस्क रिजिडली चिपकी हुई है। रिजिड कनेक्शन है दोनों के बीच में, दोनों का मास m, लेंथ l, रेडियस r। अब अगर इसको ऐसे ही छोड़ देते तो गिर जाता, लेकिन मैंने इसको बचाए रखने के लिए जुगाड़ बना रखी है। इस डिस्क के चारों तरफ मैंने एक करंट ऐसे कर रखा है। मतलब ये कुछ फिगर ऐसा है, ये हमारी डिस्क है और इसमें जो करंट जा रहा है वो कुछ ऐसे, ऐसा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन मैं सही कर देता हूं, नीचे कर देता हूं, सो दैट फाइनली हमारा फिगर अच्छा दिखे। मैं इसलिए कर रहा हूं सो दैट एम वेक्टर बाहर आए। अंदर आता तो थोड़ा फिगर हौच पौच होता जब मैं आगे सॉल्व करता। तो ये कुछ ऐसा है, तो एम वेक्टर बाहर की तरफ। तो अब आपको इस तरह टॉर्क लगाना है, वर्टिकल लगाना है। तो या तो वर्टिकली अप है या वर्टिकली डाउन है, दो ही आंसर है, वर्टिकली अप या डाउन। वो सोचना है कि एमजी के टॉर्क को हम काट दें। ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखिएगा, ट्राई करिएगा अच्छे से। दोनों इंटरेस्टिंग है, आपको फील्ड दिमाग में करना पड़ेगा कि आखिरकार ये टॉर्क हो कैसे रहा है ये सब। चलो सॉल्यूशन देखें। तो पहले मैं मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू एरिया, I कितना है 3, एरिया कितना है इसका 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 इंटू 1/2 12 इंटू 10 पे -4, तो 36 इंटू 10 पे -4 SI यूनिट, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये तो m आ गया। टॉर्क इस समय m वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। m वेक्टर है क्रॉस, और m क्रॉस b करने पे टॉर्क आता नीचे और सीधे इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो पहले का है m b sin 90 और नीचे तो ऐसा यूनिट है, मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 18 इंटू 10 पे -4 न्यूटन मीटर। ये पहले का आंसर। अब जब हमें दूसरे का आंसर निकालना है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि एंगल कितना हो गया है, कि एंगल हमारा 90 है इन दोनों के बीच का। अब 37 डिग्री हुआ तो या तो 90 प्लस 37 है या 90 माइनस 37 है। वो समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसका टॉप व्यू देखेंगे। 37 एंटी क्लॉकवाइज, टॉप यहां से देखते, तो यहां से देखते तो हमें यहां से देखते एम अंदर है, एम ये, बी ये दिखता, तो एम वेक्टर ऐसा दिखता ऊपर से देखने पे। अब हम 37 इस एम वेक्टर को घुमा रहे हैं,
कॉइल घूमेगी, एम वेक्टर घूमेगा। और किस तरफ घुमा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऐसे घूम रहा है, मतलब ये फिगर किस में कन्वर्ट हुआ? बी इधर, एम इधर, ये 53, ये 90 प्लस 37। ये बी की वैल्यू थी 0.5, एम की वैल्यू थी 36 इंटू 10 पे -4। तो इस समय टॉर्क एम क्रॉस बी आता, इन दोनों का क्रॉस, और एम क्रॉस बी करने पे वही नीचे आ जाता। ठीक है, तो कितना आता? एम क्रॉस बी 36 इंटू 10 पे -4 इंटू 0.5 इंटू साइन 90 प्लस 37 कॉस 37 4/5। एनर्जी आती माइनस एम डॉट बी, एम बी कॉस थीटा -36 इंटू 10 पे -4, बी 0.5, लेकिन कॉस थीटा कॉस 90 प्लस 37 माइनस साइन 37, एनर्जी आ जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 2, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहां आपको ये समझना पड़ेगा हमेशा तरीका क्या है। एम वेक्टर सोचिए, इधर था, बी वेक्टर इधर है, और बी वेक्टर का टॉर्क एम को खुद के पैरेलल लाने की कोशिश करता है। तो एम को खुद के पैरेलल मतलब रोटेशन की टेंडेंसी है ऐसी। अब जब फ्रिक्शन नहीं था तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? रोटेशन की टेंडेंसी हमारे पास है, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो इसके पास ए सेंटर ऑफ मास तो आएगा नहीं। अल्फा निकालना है तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। और ये जो टॉर्क निकला है एम बी साइन 90, ये तो सबके अबाउट सेम है, एम बी साइन 90। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर 2/5 एम आर स्क्वायर, एम से एम काट मत देना। तो कैपिटल एम की वैल्यू एन आई पाई आर स्क्वायर इंटू बी 2/5 एम आर स्क्वायर। ये अल्फा है, ए सेंटर ऑफ मास 0 है। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में चूंकि यहां फ्रिक्शन है, तो ये टॉर्क इसको जो ही ऐसे घुमाएगा एक फ्रिक्शन आ जाएगा आगे। तो ये ऐसे घुमाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा आगे, तो इसके पास एक ए आएगा, एक अल्फा आएगा। ये अलग बात है, ए और अल्फा आर बराबर है, तो एफ इक्वल टू एम ए, एक इक्वेशन। एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम बी की टेंडेंसी इस तरफ, फ्रिक्शन आर टेंडेंसी उस तरफ, 2/5 एम आर स्क्वायर अल्फा, अल्फा अल्फा को ये बाय आर अगले स्टेप में लिख लेंगे, एम बी बाय आर माइनस एफ 2/5 एम, आर अल्फा को ए लिखा, एडिंग दीज टू, एफ कट गया, 7/5 एम ए, तो ए की वैल्यू आ गई 5 एम बी बाय 7 एम आर। और अल्फा की वैल्यू ए बाय आर है, तो इट इज 5 एम बी बाय 7 एम आर स्क्वायर। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट इक्वेशन लिखी, ए और अल्फा, अल्फा और कंस्टेंट रिलेशन लगाया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन, सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेशन एलिमिनेट कर दिया। लास्ट क्वेश्चन और भी मजेदार है। लास्ट क्वेश्चन में बस हमें यह सोचना है कि इसका एम वेक्टर आगे की तरफ है। देखो, और एम है एन इंटू आई इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, इसके एम जी का टॉर्क इस तरफ, इसके एम जी का टॉर्क भी इस तरफ, तो हमें कोई टॉर्क चाहिए उल्टा जो ऐसे घुमा सके, तो ये रुक जाएगा। और अब जरा सोचिए, हमें बी वर्टिकल करना है, ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, लेकिन ये वाला भी एम को खुद के पैरेलल लाएगा, ये वाला भी एम को खुद के पैरेलल लाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसको ऊपर की तरफ घुमाएगा, ये तो नीचे की तरफ घुमा देगा। तो एम को बी की तरफ घुमाना है, तो इसके टॉर्क की टेंडेंसी ये है, तो ये हमारा टॉर्क एम बी साइन 90। ये वाला टॉर्क एम जी एल बाय 2 प्लस एम जी एल है,
तो 3 स्मॉल mg L/2 इज इक्वल टू कैपिटल MB, और कैपिटल M कितना है, NI पाई R स्क्वायर इंटू B। तो ये B की वैल्यू आ गई 3mg L/2 बाय NI पाई R स्क्वायर वर्टिकली अप। तो उम्मीद है फील आ गया होगा और मजा भी आया होगा इसमें कि जब हम रोटेशन को इनमें मर्ज कर रहे हैं तो कॉमन सेंस बनाने की कोशिश करिए। फॉर्मूले ना के बराबर हम पढ़ रहे हैं, हर क्लास में एक ही फॉर्मूला आता है। आज कहा जाए तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला सीखे हम, NIA। एनर्जी और टॉर्क के तो हमें ऑलरेडी आते थे, और इसके अलावा हमने बाकी पूरा कॉमन सेंस बनाया। मिलते हैं अगली क्लास में। वैसे शायद इसके साथ मैं एक एक्सपेरिमेंट वीडियो भी अटैच करूंगा, तो वो एक्सपेरिमेंट वीडियो भी आपको देखना है और अच्छे से फील करना है कि ये टॉर्क वॉर्क कहाँ यूज हो रहा है, हम कौन सी चीज क्यों कर रहे हैं।